कक्षा 10वीं के सिलेबस को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला अध्याय है हमारा रासायनिक अभिक्रियाएं और समीकरण। सबसे पहले हम हमारे वैदिक ग्रंथों का स्मरण करते हुए इस बात को रिपीट करेंगे या रिवाइज करेंगे कि प्रकृति में जो इनएक्टिव फॉर्म में अनंत कण विद्यमान है, उन्हें ईश्वर उन्हें एक्टिव करता है और फिर ईश्वर के द्वारा ही उनके द्वारा सृष्टि का निर्माण होता है। और ईश्वर ने इस सृष्टि में हर एक तत्व, हर एक जीव की संरचना एक निश्चित प्रयोजन से करी है। हर एक तत्व का, हर एक जीव का एक निश्चित रोल है। तो आगे हम अध्याय में इसमें जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रियाएं कौन कौन सी होती है। यहाँ पे अभी तक हमने जो कुछ समीकरण देखे थे, वो हमने किस प्रकार के समीकरण देखे थे? शब्द समीकरण, शब्दों में लिखे रहते थे। यहाँ पे अब हम उनको रासायनिक फॉर्म में करना सीखेंगे, उनको बैलेंस भी देखेंगे कैसे किया जाता है, और जो डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है उनकी बात करी जाएगी। जैसे कि हम दैनिक जीवन की कुछ परिस्थितियों के बारे में बात करें, जैसे कि अत्यधिक गर्मी वाले दिन में दूध का फट जाना, अंगूर का किण्वन हो जाना, हमारा सांस लेना या हमारे द्वारा भोजन का पकाया जाना, लोहे का तवा अथवा तसला अथवा कील को आर्द्र वायुमंडल में खुला छोड़ दिया जाता है, तब भी कुछ परिवर्तन। तो यहाँ ये सब जो बातें हम देख रहे हैं, हमने अभी जो कुछ वर्ड्स बोले हैं, वह एंड ऑफ द डे मतलब उसका रिजल्ट क्या हमें मिल रहा है? एक चेंज हो रहा है। उस स्थिति में क्या हो रहा है? परिवर्तन हो रहा है। जैसे अंगूर का किण्वन हो गया। अब अंगूर पहले जिस फॉर्म में था, अब वह उस फॉर्म में नहीं है, उसमें किण्वन हो गया, अब वह हमारे खाने के योग्य नहीं बचा है। जैसे कि लोहे के तवे में अगर उसे आर्द्र वायुमंडल में खुला थोड़े टाइम समय के लिए छोड़ दिया जाता है, तो उस तवे में भी चेंज आ जाता है, लोहे के उस तवे में भी चेंज आ जाता है। तो यहाँ पे भी परिवर्तन हो रहा है। ठीक है। इन सभी स्थितियों में प्रारंभिक वस्तु की प्रकृति तथा पहचान कुछ न कुछ बदल जाती। जैसे कि अभी हमने बात करी कि हमको एंड ऑफ द डे या रिजल्ट के रूप में क्या मिल रहा है? परिवर्तन मिल गया है। वह वस्तु जैसे पहले जिस रूप में थी, अब वह उस रूप में नहीं है। अब ये परिवर्तन किसी भी प्रकार का हो सकता है, हमारे लिए यूजफुल हो सकता है वह, या हमारे लिए यूजफुल नहीं भी हो सकता है। पदार्थों के भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों के बारे में हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं। जब कोई रासायनिक परिवर्तन होता है तो हम कह सकते हैं कि एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है। और इसी अभिक्रिया को हम किस में शो करते हैं? फिर समीकरण में। ठीक है। अभी पिछली कक्षाओं में हमने समीकरण का प्रयोग किया था। वो किस प्रकार के समीकरण होते थे? शब्द, जहां पे शब्द लिखे जाते थे, जैसे कि हाइड्रोजन, और ऑक्सीजन मिलकर के क्या बना? जल बन गया। यह एक समीकरण है, हमने बात की थी पिछली कक्षा में भी। और किस प्रकार का समीकरण है? यह है शब्द समीकरण। अब इस अध्याय में हम रासायनिक समीकरण को देखेंगे। रासायनिक अभिक्रिया का वास्तविक अर्थ क्या है और यह अभिक्रिया किस प्रकार हुई? ठीक है। आगे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है। लगभग 3 से 4 सेंटीमीटर एक हमको मैग्नीशियम रबर लेना है। ठीक है। क्या लेना है हमको? 3 से 4 सेंटीमीटर एक मैग्नीशियम रबर लेना है, और उसे अब हमें जलाना है। पर उसे जलाने से पहले क्या करेंगे? उस मैग्नीशियम रबर को हम रिगमाल की सहायता से साफ कर लेंगे। रिगमाल एक पेपर आता है जिसको ऐसे रब करते हैं जिस भी सरफेस पे, तो वह साफ होती है।
इसे चिमटे से पकड़कर स्प्रिट लैंप या बर्नर से इसका दहन करिए तथा इससे बनी राख को वॉच ग्लास में इकट्ठा कर लीजिए। जैसा कि हमें इस पिक्चर में दिख रहा है। कुछ प्रिकॉशंस रखिए, दूर से करिए ये प्रयोग, ये डेंजरस हो सकता है, आंखों पे चश्मा लगा के करना बेटर रहेगा, और किसी सीनियर की प्रेजेंस में, टीचर या किसी वयस्क की प्रेजेंट में यह करना, प्रयोग करना ज़्यादा बेटर रहेगा। यहाँ पे क्या दिखा रहे हैं, ये क्या है, बर्नर है, ठीक है, ये बर्नर है, ये चिमटा है जिसकी सहायता से इसको क्या, रिबन को पकड़ रखा है, ये मैग्नीशियम रिबन है, यहाँ पे ये वॉच ग्लास है। क्या कर रहे हैं, ये बर्नर में से ये जो निकल रही है ये क्या है, ये फ्लेम है, इस पे इस चिमटे की सहायता से उसको मैग्नीशियम रिबन को पकड़ रखा है और हम जला रहे हैं। अब जलने के बाद क्या हो रहा है कि उसकी ये कुछ राख गिर रही है जिसे हम इस वॉच ग्लास पे इकट्ठा कर लेंगे। हमने क्या जलाया, मैग्नीशियम जलाया, डायरेक्ट जलाया है हमने फ्लेम पे। मतलब मैग्नीशियम की क्रिया किसके साथ हो रही है, मैग्नीशियम की क्रिया हो रही है ऑक्सीजन के साथ। ये हम पिछली कक्षाओं में पढ़ चुके हैं कि जब दहन होता है तो कौन सी गैस प्रयोग में होती है, ऑक्सीजन। अब ये जो हमको वॉच ग्लास पे हमें यहाँ पे जो राख प्राप्त हो रही है वह क्या है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या प्राप्त हो रहा है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम और ऑक्सीजन की क्रिया हुई, क्या बना, मैग्नीशियम ऑक्साइड। ठीक है, यहाँ पे क्या चेंज आया, जो हमारे पास पहले मैग्नीशियम था वह अब क्या बन गया है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया है। इसके इसमें भौतिक परिवर्तन भी आया, पहले ये ऐसे रिबन फॉर्म में था मैग्नीशियम, और अब जो प्रोडक्ट है वो ऐसे पाउडर वाले फॉर्म में है। रासायनिक परिवर्तन तो आया ही है क्योंकि इन दोनों से मिलके एक नया कुछ प्रोडक्ट यहाँ पे बन गया है, एक नया उत्पाद बन गया है। यह जो हम जलाते हैं मैग्नीशियम रिबन को, वो श्वेत चूर्ण में परिवर्तित हो जाता है, और यह क्या है, हमने बात करी अभी, मैग्नीशियम ऑक्साइड रहता है। वायु में उपस्थित ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम के बीच होने वाली अभिक्रिया के कारण यह बनता है। तो यह किस प्रकार यहाँ पे क्या हुआ, ये रासायनिक अभिक्रिया हुई जिसमें कि एक नया क्या बना है, एक नया उत्पाद बना है, जिसे इस केस में हमने यहाँ पे क्या बोला है, मैग्नीशियम ऑक्साइड बोला है। उत्पाद को और क्या, उत्पाद को इंग्लिश में बोलते हैं प्रोडक्ट। ये कुछ टर्मिनोलॉजी ध्यान रखिए। एक और प्रयोग दिया हुआ है नेक्स्ट, यह एक फ्लास्क है जिसमें हमने क्या लिया हुआ है, यहाँ पे ये जिंक लिया हुआ है। ये जो दानेदार रूप में हमें दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, ये सारा जिंक है, दिख रहा है आप लोगों को। तो ये जो दानेदार रूप में हमने यहाँ पे ये ले रखा है, जिंक ले रखा है, जस्ता ले रखा है, जिंक। ठीक है, अब इसमें हम कुछ बूंदे क्या डालेंगे, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की डाली जाएगी। कुछ बूंदे किसकी डाली जाएगी, तनु सल्फ्यूरिक एसिड की, जो कि क्या होता है, H2SO4। ये एक शंकुआकार फ्लास्क है। अब जब हमने इसको इसके अंदर तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाला, और यहाँ पे अभी हमने एक कांच की नली लगा रखी है और फ्लास्क को कॉर्क से पैक कर रखा है ताकि कोई दूसरी हवा ऊपर से प्रवेश न करे, न बाहर डायरेक्ट निकल जाए। अब हमने यहाँ पे एक नली लगा रखी है, तो अब थोड़ी देर बाद हम क्या इसमें देखेंगे कि हमें यहाँ पे कुछ गैस का अनुभव हो रहा है, कुछ तापमान का अनुभव हो रहा है, जो कि क्या है, जो कि हाइड्रोजन गैस है। मतलब यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि तनु सल्फ्यूरिक एसिड और दानेदार जस्ता जब आपस में मिला तो क्या, किस चीज का निर्माण हुआ, हाइड्रोजन गैस का निर्माण हो रहा है। मतलब यह एक रासायनिक अभिक्रिया हो रही है। इसको किस प्रकार से रासायनिक उसमें लिखा जाएगा समीकरण में, यह भी हम आगे बात करेंगे। ठीक है, इस लाइन से चलते हैं। इनमें से किसी भी प्रेक्षण की सहायता से हम ये देख सकते हैं, ये पता लगा सकते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। कैसे,
उसकी अवस्था में परिवर्तन हो सकता है, रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास अथवा उत्सर्जन हो सकता है और तापमान में भी परिवर्तन हो सकता है। यदि हम अपने आसपास हो रहे परिवर्तनों को देखें तो पाएंगे कि हमारे चारों ओर विविध प्रकार की रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। जैसे सामान्य तौर पर स्टार्टिंग में हमने उदाहरण के रूप में देखा था, दूध का फट जाना, भोजन का पकना, ठीक है, लोहे के बर्तन पे का उनका कुछ चेंज हो जाना या लोहे की कील का कुछ चेंज होना। तो इस प्रकार से कुछ न कुछ और भी बहुत रासायनिक अभिक्रिया हमारे आसपास चलती रहती है। तो इन्हें क्या बोला जाता है? ऐसी जो परिवर्तन हो रहे हैं, जो नया उत्पाद प्राप्त होता है किसी अभिक्रिया के द्वारा, तो उन्हें बोला जाता है रासायनिक समीकरण। सॉरी, उसे बोला जाता है रासायनिक अभिक्रिया और इसे रासायनिक समीकरण के रूप में हम बताते हैं। मतलब कि अगर किसी रासायनिक अभिक्रिया को लिख रहे हम कि जिंक लिया हमने, फिर उसमें तनु सल्फ्यूरिक एसिड डाला, ये हुआ, फिर थोड़ी देर के लिए छोड़ दिया, फिर H2 फिर हाइड्रोजन गैस निकली, उसके बजाय जब जैसे जैसे आगे की कक्षाओं में जाते जाएंगे और रसायन विज्ञान का अध्ययन करेंगे, केमिस्ट्री का अध्ययन करेंगे, तो इतना शब्दों में उसको डिस्क्राइब करने की बजाय समीकरण का यूज करना ज्यादा सरल और शॉर्ट होता है। ठीक है। अब क्रियाकलाप 1.1 का विवरण यहाँ दिया हुआ है। जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में मैग्नीशियम का रिबन का दहन हमने किया था तो क्या बना था? उसमें बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड बना था। वाक्य के रूप में किसी रासायनिक अभिक्रिया का विवरण बहुत लंबा हो जाता है, जैसे कि अभी हमने बात करी, इसीलिए रासायनिक समीकरणों का प्रयोग किया जाता है। ये आसान और छोटे भी होते हैं, जैसे कि मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड बना, ये हमने अभी बात करी। जो ये मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, दोनों यहाँ पे क्या नाम है इनका? अभिकारक। अभिकारक, इन दोनों की आपस में क्रिया हुई, फिर एक नया उत्पाद बना। ठीक है। ये एरो का निशान उत्पाद की तरफ रहता है। इसके एरो के लेफ्ट साइड अभिकारक लिखे जाते हैं और राइट साइड क्या लिखे जाते हैं? उत्पाद लिखे जाते हैं। आगे देखेंगे। ये एक चीज और रह गई है, ये जो प्लस का निशान है, दो अभिकारक है इसलिए यहाँ पर प्लस का निशान है, क्योंकि ये दोनों मिलकर, अगर एक और अभिकारक होगा तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा। ठीक है। इसी प्रकार से अगर मैग्नीशियम ऑक्साइड के साथ यहाँ पे कुछ और भी बने तो यहाँ पे भी प्लस का निशान आएगा कि इन दोनों से मिलके ये दोनों बने हैं। ठीक है। और ये तीर का निशान मैंने आपको बताया, उत्पाद की ओर इशारा करेंगे, मतलब कि क्रिया किस ओर हो रही है या हमें किस ओर हम इस क्रिया के द्वारा जा रहे हैं, यह बताता है। अब रासायनिक समीकरण को किस प्रकार लिखा जाता है? जैसे कि हमने बात कर ली, अभी हमने देखा था अभिकारक, जहाँ पे मैग्नीशियम जहाँ पे मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ने मिलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया, यह भी एक प्रकार का समीकरण है। लेकिन किस प्रकार का समीकरण है? यह है शब्द समीकरण। हमने पिछली कक्षाओं में भी देखा था, इस बारे में पढ़ा था, शब्द समीकरण। लेकिन अब हमें क्या पढ़ना है इस कक्षा में? रासायनिक समीकरण पढ़ना है। शब्द समीकरण आसान फॉर्म होता है, लेकिन हमें रासायनिक समीकरण भी आना जरूरी है। इसके लिए हम जहाँ पे शब्दों का प्रयोग किया जाता है उनकी जगह वहां पे हम उनके रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। जैसे मैग्नीशियम, अभी हम मैग्नीशियम ऑक्सीजन का एग्जाम्पल लेके चल रहे हैं, जो क्रियाकलाप हमने किया था। तो मैग्नीशियम लिखने की बजाय हम केवल मैग्नीशियम लिख देंगे और ऑक्सीजन की जगह हम लिख देंगे O2। तो यहाँ पे हम रासायनिक सूत्रों का प्रयोग करते हैं। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। यदि आप मैग्नीशियम ऑक्सीजन तथा मैग्नीशियम ऑक्साइडों के सूत्रों का स्मरण करें तो हमें यह समीकरण प्राप्त होगा, ये जो हमें यहाँ पे दिख रहा है। मैग्नीशियम ऑक्सीजन मिलके क्या बना है? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बना है। अब
अभी तक हमने रासायनिक समीकरण में क्या क्या देखा? अभिकारक देखा, ये क्या देखा हमने? अभिकारक देखा जो कि मैग्नीशियम और ऑक्सीजन है, और ये क्या देखा हमने? उत्पाद देखा। ये अभिक्रिया किस ओर हो रही है, यह तीर का निशान वह बता रहा है, और दो अभिकारकों के बीच में यह प्लस का साइन होता है। इसी प्रकार अगर उत्पाद भी दो बनेंगे तो प्लस का साइन होगा, और अगर तीन अभिकारक हैं तो भी उनके बीच में प्लस का साइन बनेगा। अब इसके अलावा एक और चीज यहाँ पे आती है रासायनिक समीकरण के अंदर, संतुलन या संतुलित समीकरण। संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण से क्या मतलब है? एरो के दाहिनी ओर का भाग, एरो के बाहिनी ओर के भाग, दोनों ही तरफ परमाणुओं की संख्या समान होनी चाहिए। ऐसे परमाणु की संख्या नहीं कि एक दो और या इधर भी एक दो, नहीं, हर एक तत्व की, ये हमको पता है तत्व है, हर एक तत्व की संख्या दोनों ही इस एरो के दोनों ही साइड, दाहिने और बाईं साइड, दोनों ही साइड संतुलित होनी चाहिए, मतलब कि समान होना चाहिए। तो वह समीकरण कैसी कहलाती है? वह कहलाती है संतुलित समीकरण। ठीक है। कुछ समीकरण लिख जैसे बेसिक लिखा जाएगा उनके सूत्रों के हिसाब के द्वारा, तो वैसे ही संतुलित हो जाएगी, लेकिन कुछ संतुलित नहीं रहती है, हमें कुछ नंबर्स ऐड करके उन्हें संतुलित बनाना पड़ता है। मतलब कि परमाणुओं की संख्या में हमें कम ज्यादा नंबर यहाँ पे लगाने पड़ते हैं, फिर वह संतुलित होती है। क्योंकि समीकरण के दोनों ओर का द्रव्यमान बराबर नहीं है, इसीलिए उसे संतुलित किया जाता है। किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। जैसे कि यहाँ पे मैग्नीशियम मैग्नीशियम ऑक्साइड वाला समीकरण जो है, ये क्या कहला रहा है? इसका रासायनिक समीकरण कहला रहा है। अब हम देखेंगे क्या यह समीकरण संतुलित है, तो इसके लिए क्या करेंगे? कितने तत्व हैं यहाँ पे? मैग्नीशियम और ऑक्सीजन। एरो के इस पार भी मैग्नीशियम एक, एरो के इस पार भी मैग्नीशियम एक, चलो ये तो मान लो कि सही निकला। ठीक है। अब एरो के इस पार मैग्नी ऑक्सीजन दो और इस पार तो कितने हैं? एक ही है। मतलब कि अब ये समीकरण कैसी है? ये समीकरण संतुलित नहीं है, ये है असंतुलित समीकरण। तो अब हमको इसको संतुलित करना होगा। पहले उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देखेंगे, नेक्स्ट हमें वही बात दी हुई है कि संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या होता है। हमें द्रव्यमान के संरक्षण का नियम स्मरण होता है। हमने द्रव्यमान संरक्षण का नियम पढ़ा है कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है न वह नष्ट होता है, बस कि उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान जो अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। यहाँ पे भी उसका बस रूप चेंज हो गया है, उत्पाद के रूप में अब हमें अलग एक रूप में मिल गया है, लेकिन द्रव्यमान समान रहेगा। तो उत्पाद तत्वों का द्रव्यमान जो उसमें अभिक्रिया में भाग ले रहे हैं, अभिकारक तत्वों के द्रव्यमान के बराबर होता है। जैसे कि प्रकृति सर के प्रकृति वाले वीडियो में भी ये बात हमने देखी थी, जहां पे बात करी गई थी कि प्रकृति का नेचर कैसा है। ठीक है, उस बारे में बात की गई थी, जिसमें से क्या है, उसमें से एक नेचर ये भी होता है प्रकृति का कि वह कभी समाप्त नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये साइकिल इसी प्रकार चलती रहती है। अगर कुछ बना है, कुछ नया बना है, तो वह जो उसके जो अभिकारक, ये जो द्रव्यमान अभिकारक तत्वों का द्रव्यमान था, वह गायब होके नहीं बनेगा, उसमें से कुछ गायब नहीं हो जाएगा। वही द्रव्यमान का हमको क्या मिल जाएगा? उत्पाद उत्पाद प्राप्त हो जाएगा।
तो तत्व बदल गया है लेकिन द्रव्यमान अभी भी सेम ही है। ये वर्तमान विज्ञान के द्वारा अभी कुछ वर्षों पहले इसकी स्टडी करी गई है और हमारी पाठ्य पुस्तकों में हम ये पढ़ रहे हैं, लेकिन ये बात हमारे वैदिक ग्रंथों में कई सौ वर्ष पूर्व लिखी जा चुकी है, वो जिसका कि हम अध्ययन नहीं करते हैं। इसीलिए हमें वैदिक विज्ञान का अध्ययन, हमारे वैदिक ग्रंथों का अध्ययन करना भी आवश्यक है। आगे दिया हुआ है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान रहती है, इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक होता है। ठीक है, रासायनिक अभिक्रिया के पहले एवं उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या कैसी रहती है? समान रहती, वो बदलती नहीं है। हमने देखा था जिंक सल्फेट वाला, हम देखते हैं अभी हमने किसका छोड़ रखा है, एक मैग्नीशियम वाला भी छोड़ रखा है ना, या उसको भी संतुलित करते हैं। अब आप क्या बना, ये बना मैग्नीशियम ऑक्साइड बना। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको भी संतुलित करेंगे। तो यहाँ पे क्या है, अच्छा अभी नहीं करते इसको, अब हम बाद में करेंगे, क्योंकि स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे दिया हुआ है कि किस प्रकार से करना है उसको संतुलित। पूरा स्टेप पढ़ लेते हैं, फिर लास्ट में करेंगे। अभी डायरेक्ट कर लेंगे तो फिर क्वेश्चन आएगा कि ये सब कैसे हो रहा है। ठीक है, बाद में ही करेंगे। तो एक अभी हमने प्रैक्टिकल देखा था जिसमें जिंक में हमने क्या डाला था, सल्फ्यूरिक एसिड क्या बना था, जिंक सल्फेट बना था, और क्या बना था, हाइड्रोजन गैस बनी थी। अब इसका रासायनिक समीकरण क्या लिखा हमने, जिंक H2SO4 जिंक सल्फेट प्लस H2। ठीक है, ये हमें जो अभी हमने दूसरा एक प्रैक्टिकल किया था उसका यह रासायनिक समीकरण है। इस अभिक्रिया का उत्पाद क्या मिले हमें, हाइड्रोजन गैस और जिंक सल्फेट। अब हम बात कर रहे हैं रासायनिक समीकरण संतुलन की। उसमें क्या बात करी थी कि जो तीर का निशान है, जो एरो के निशान है, उसके दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होना चाहिए। अगर वो समान है तो आपका समीकरण कैसा है, संतुलित है। यहीं पे अपन इस चार्ट को देखते हैं, कौन कौन से तत्व है। सबसे पहले तो जिंक है, हाइड्रोजन है, सल्फर है और ऑक्सीजन है। ठीक है, जिंक कितना है, ये हमारा एरो है, एरो के इस पार जिंक कितना है, एक है, इस साइड जिंक कितना है, एक है। ठीक है, ऐसा अपन एरो बना लेते हैं और इधर इधर नंबर लिखेंगे। जिंक कितना है, इधर भी एक है और इधर भी एक है। अब हाइड्रोजन कितने हैं, इधर दो है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, ये भी कैसे हैं, दो हैं। ठीक है, सल्फर कितना है, एक है, इधर भी सल्फर कितना है, एक है। ऑक्सीजन कितना है, फोर है, और यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितना है, फोर है। इसका क्या अभिप्राय हुआ, इसका अभिप्राय ये हुआ कि यह तीर के दोनों तरफ जो तत्वों के परमाणु की संख्या है वह समान है। मतलब कि यह समीकरण कैसी है, यह समीकरण संतुलित समीकरण। किस प्रकार की समीकरण है यह, संतुलित समीकरण। ठीक है, यहाँ वही बात बताइए जो अभी हमने देखी, हम देख के आए दोनों बराबर है इसलिए समीकरण संतुलित हो गई। अब नेक्स्ट समीकरण लिए, आयरन H2O Fe3O4 प्लस H2, ये क्या हो गए हमारे यहाँ पे, अभिकारक हो गए, और Fe3O4H2 क्या हो गया, ये हो गया उत्पादक। ठीक है, अब इसमें देखते हैं हम क्या, कि यह समीकरण संतुलित है क्या। तो क्या क्या दिया हुआ है, सबसे पहले यहाँ पे आयरन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एरो बना लेते हैं, एरो के इस पार और उस पार, लेफ्ट साइड और राइट साइड, दोनों साइड हमको क्या चाहिए, तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान चाहिए, अलग अलग नहीं चाहिए, क्योंकि हम जानते हैं कि द्रव्यमान किसी अभिक्रिया में
द्रव्यमान, अभिकारक और उत्पादक का सेम ही रहता है। तो आयरन के कितने अणु हैं यहाँ पे? कितने परमाणु है? एक है। यहाँ पे कितने हैं? तीन हो गए भैया, तो गड़बड़ है ये तो, असंतुलित हो गई। आगे भी देखते हैं। हाइड्रोजन के दो, यहाँ पे भी हाइड्रोजन के दो, चलो ये बराबर है। ऑक्सीजन का एक, यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने हो गए? यहाँ पे ऑक्सीजन के हो गए हैं चार। तो अभिकारक और उत्पादक तत्वों के परमाणुओं की संख्या इस रासायनिक समीकरण में क्या नहीं है? संतुलित नहीं है। ये असंतुलित समीकरण है, इसे संतुलित करना होगा। किस प्रकार से संतुलित करेंगे? यहाँ कुछ पॉइंट वाइज दिया हुआ है इन्होंने। सबसे पहले रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए इस प्रकार से समीकरण लिख लो और बॉक्स बना लेना है, ठीक है। अब हमको बॉक्स के अंदर कुछ नहीं लिखना है कि हमको इसको संतुलित करना है, तो हम यहाँ पे इसको H2O2 बना दे, क्योंकि ऑक्सीजन वहां पे कितनी कम है, इसमें ऑक्सीजन तीन ऑक्सीजन कम है, तो इसको हम H2O3 लिख दें। आयरन कितने की कमी हो रही? तीन की कमी हो रही, तो यहाँ पे हम आयरन 3 कर दें। नहीं, सबसे पहला सिंपल रूल है कि ऐसे बॉक्सेस हो या बॉक्सेस नहीं भी बनाए जाए, लेकिन ये जो अंदर के नंबर्स हैं इनको हम चेंज नहीं कर सकते। दूसरा क्या है? जिस प्रकार से अभी अभी हम इनके लिए तालिका बनाते आ रहे थे, उस प्रकार से परमाणुओं की, तत्वों के परमाणुओं की सूची बना ले, ये बना ली जो कि हमने तत्वों के परमाणुओं की सूची जो अभी हमने भी ऊपर बनाई थी, यहाँ पे भी दी हुई है। ये पहले दिया हुआ है अभिकारक के परमाणु की संख्या लेफ्ट साइड और उत्पादक के परमाणु की संख्या राइट साइड। क्या क्या संतुलित नहीं है? यहाँ पे आयरन और ऑक्सीजन के परमाणु संख्या संतुलित नहीं है। अब क्या करेंगे नेक्स्ट? अब एक और रूल दिया हुआ है कि अपनी सुविधा के लिए सबसे अधिक परमाणु वाले यौगिक को पहले संतुलित कीजिए, चाहे वे अभिकारक हो या उत्पाद, ठीक है। मतलब कि जिस तत्व में सबसे अधिक परमाणु है उसको सबसे पहले लेके संतुलित करना चालू करिए, भले वो तत्व अभिकारक साइड हो या उत्पाद साइड हो, पर सबसे पहले अपन को किसको करना है? अधिक परमाणु वाले को करना है। इस आधार पे हम सबसे पहले किसको इस अभिक्रिया में चूज करेंगे? Fe3O4 को करेंगे। उसके ऑक्सीजन तत्व को चुनते हैं। उसके अंदर किसको चुना हमने? क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन में परमाणु संख्या ज्यादा है, और हमने टेबल में क्या देखा है कि अभिकारक में एक है, लेकिन उत्पाद में कितने हो गए? ऑक्सीजन की संख्या 4 हो गई है। तो अब इसको संतुलित करने के लिए क्या करेंगे? जो अभिकारक में एक ऑक्सीजन है उसे 4 से गुणित कर देंगे। आगे देखते हैं, दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। प्रारंभ में कितने थे अभिकारक में? एक ऑक्सीजन है, ये हमें दिख रही है। फिर कितने हो गए? 4 ऑक्सीजन हो गई। अब हमें इसे दोनों साइड संतुलित करना है, तो अभिकारक में भी 4 करने के लिए क्या करेंगे? इसे 4 से गुणित कर देंगे, तो टोटल दोनों साइड बराबर बराबर हो जाएगी। अभी हमने बात की थी बॉक्सेस बना के काम करने की, कि हमें अंदर की तरफ यहाँ पे कुछ भी चेंजेस नहीं करने हैं, मतलब कि उन तत्वों के रासायनिक सूत्रों के में परिवर्तन नहीं करना है, या फिर उन यौगिक के रासायनिक सूत्रों में परिवर्तन नहीं करना। अब यहाँ पे H2O3 कर देंगे तो ये जल रहेगा क्या? नहीं रहेगा। इसीलिए बोला गया है कि इनके रासायनिक सूत्र में हमको चेंज नहीं करना है, अंदर की साइड हमको कोई चेंज नहीं करना है। जैसे यहाँ बात करी कि ऑक्सीजन को संतुलित करने के लिए हम 4H2O लिख सकते हैं, लेकिन H2O4 नहीं कर सकते, क्योंकि अब यह चेंज हो जाएगा। अब संतुलित करना शुरू कर रहे हैं हम किससे? ऑक्सीजन को। अब आगे आयरन भी हम इसी में कर लेंगे, इस पर ऐसे समझने में कंफ्यूजन होगा, ठीक है। आयरन प्लस 4H2O अब हमने यहाँ पे कर दिया। हमारे पास मूल फॉर्मूला क्या था? कि आयरन प्लस H2O Fe3O4
प्लस H2, ये फॉर्मूला था। हमने सबसे पहले किसको लिया? ऑक्सीजन को लिया। इस साइड 4 है, इस साइड 1 है। अब हमने क्या कर दिया, इस पूरे को हमने 4 लगा दिया, इसके आगे 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये तो, अब कितना हो गया, ऑक्सीजन भी 4 हो गया, तो ऑक्सीजन तो सही सेट हो गया, ठीक है। अब इसके बाद किसकी बारी आ रही है? आयरन की बारी आ रही है। आयरन कितना है इधर? आयरन है 3 है, 4 से कर दिया तो O, अब ऑक्सीजन 4 हो गया, ठीक है। अब क्योंकि इस पूरे को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो अब यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हो गए? 4 इंटू 2 इक्वल्स टू 8 हो गए। और यहाँ पे हाइड्रोजन के नंबर कितने हैं? 2 ही है। कितने हैं? 2 है, हमें दिख रहे हैं कितने परमाणु है? 2 है। हमको आप कितने चाहिए? 8 चाहिए। तो यहाँ पे भी क्या करेंगे हम? 4 इंटू 2, ये 4 इंटू 2 कितना हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो अब हमने यहाँ पे हाइड्रोजन, ऑक्सीजन को संतुलित कर लिया है। अब क्या बचा है हमारे पास? बचा है आयरन, जो कि इस साइड केवल 1 है और इस साइड 3 है। तो यहाँ पे क्या करेंगे, हम इसे 3 से गुणा कर देंगे, या हम इसे इस तरह से लिखेंगे 3 आयरन। तो यहाँ पे ये हो जाएंगे Fe3। तो इस प्रकार से ये समीकरण अब पूर्ण तरह से संतुलित हो गई। जब केवल पहले हमने ऑक्सीजन को संतुलित किया था तो ये किस प्रकार से संतुलित थी? ये आंशिक रूप से संतुलित समीकरण था। फिर हमने उसके बाद ऑक्सीजन को सही करने गए तो हाइड्रोजन का रेशो बिगड़ गया, तो फिर हमने हाइड्रोजन को संतुष्ट किया या संतुलित किया। फिर उसके बाद हमने आयरन को भी संतुलित किया। अब हम समीकरण में उपस्थित तीनों तत्वों को संतुलित कर चुके हैं। समीकरण पूरी तरह संतुलित है। इस एरो के, तीर के निशान के दोनों ओर तत्वों के परमाणुओं की संख्या अब क्या हो गई है? संतुलित हो गई है। तो यह समीकरण किस प्रकार की हो गई है? अब यह समीकरण अब हो गई है संतुलित समीकरण। आगे यही पॉइंट दिए हुए हैं जो हमने अभी बात करी, उसे यहाँ स्टेप बाय स्टेप समझाया गया है पूरी रिएक्शन को। तो फाइनली हमने सबसे स्टार्टिंग में देखा था, मतलब अभी हमने संतुलित करने के बाद देखा था हमें किस प्रकार की समीकरण मिल गई है। 3Fe प्लस 4H2O Fe3O4 प्लस 4H2। यह समीकरण किस प्रकार की है? संतुलित है। अच्छा, एक और बात होती है इस समीकरण में, क्या क्या देखा हमने? अभिकारक, ठीक है, उत्पादक, तीर का निशान, प्लस का निशान, और फिर क्या देखा? उसे संतुलित करना, जो कि नंबर्स के द्वारा हमने किया। इसके अलावा एक और चीज होती है किसी समीकरण को प्रदर्शित करने के लिए, वो जो तत्व या यौगिक है वह किस अवस्था में है वह भी बताया जा सकता है, ठीक है। उसकी भौतिक अवस्था को भी हम बता सकते हैं। उस समीकरण को अधिक सूचनापूर्ण बनाने के लिए अभिकारकों तथा उत्पादकों के रासायनिक सूत्र के साथ ही उनकी भौतिक अवस्था भी लिखी जा सकती है। क्या लिखी जा सकती है? भौतिक अवस्था, ताकि वो इक्वेशन हमारे लिए और जो समीकरण हमारे लिए है वह और कैसी हो जाए? सूचना वाली हो जाए। समीकरण को देख के हमें और ज्यादा पता चले। जैसे कि गैस के लिए G यूज करेंगे, लिक्विड के लिए L यूज करेंगे, एक्वस घोल के लिए, और यह S सॉलिड के लिए किए जाएंगे। जैसे जो अभी हमने संतुलित समीकरण तैयार किया था आयरन वाला, उसमें आयरन यहाँ हमें इस तरह से लिख देंगे, सॉलिड फॉर्म में हो जाएगा। H2O को यहाँ पे गैस फॉर्म में बताया गया है, दोनों मिलके सॉलिड फॉर्म में बने, और H2 गैस फॉर्म में होती है, हमें पता है। H2O को यहाँ पे गैस फॉर्म में लिखा गया है, मतलब अब हमें यहाँ पता चल रहा है कि जल किस रूप में यहाँ पे प्रयोग हो रहा है? वाष्प के रूप में। जल विलायक वाला जल, लिक्विड वाला जल यहाँ नहीं यूज हो रहा है, ये गैस लिखा है, मतलब कि ये यूज हो रहा है भाप के रूप में, यहाँ पे इसका प्रयोग किया जा रहा है। एक और पॉइंट है यहाँ पे, कभी कभी अभिक्रिया की परिस्थिति भी यहाँ पे हम समीकरण के द्वारा ही बता देते हैं, और उसमें क्या क्या सहायक
तत्वों की आवश्यकता हो रही है या अन्य सहायक कारकों की आवश्यकता हो रही है, यह भी दर्शाया जा सकता है। किसके द्वारा दर्शाया जा सकता है? ये जो तीर का निशान है इसके ऊपर और नीचे हम यहाँ पे कुछ लिख सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया हो रही का समीकरण दिया हुआ है, C6CO2 12H2O, यहाँ पे दिया हुआ है CO2 एक्वस फॉर्म में है, H2O लिक्विड फॉर्म में है, ऐसा पूरा इन्होंने यहाँ पे दिया हुआ है। तो C6CO2 12H2O सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में और क्लोरोफिल की उपस्थिति से फिर ग्लूकोज का निर्माण और जल के और ऑक्सीजन के अणुओं का निर्माण होता है। ठीक है, ये यहाँ पे हमारे क्या है? अभिकारक हैं। ये क्या है? ये उत्पाद है। हमने क्या बात करी थी कि उत्पाद ज्यादा भी हो सकते हैं और फिर उनके बीच में प्लस का चिन्ह लगाया जा सकता है। ये उत्पाद हो गए। यह एरो बता रहा है कि ये क्रिया इस ओर जा रही है। और ये जो आगे नंबर है, ये 6, ये 12, ठीक है, ये 6, ये 6, ये किस लिए प्रयोग किए गए? जब इस रासायनिक अभिक्रिया को संतुलित किया गया तब प्रयोग किया गया। अब साथ में यहाँ पे एक्वस फॉर्म, लिक्विड फॉर्म, इसके बारे में हमने अभी बात करी। एक्वस फॉर्म, लिक्विड, ये जो तत्व है या यौगिक है, ये किस भौतिक अवस्था में है वो दर्शा रहे हैं। एक नई चीज अब क्या ऐड हुई है कि इस एरो के निशान के ऊपर या नीचे अन्य सहायक कारक जो अभिक्रिया के लिए हैं उन्हें भी लिखा जाता है, जैसे सूर्य प्रकाश और क्लोरोफिल को यहाँ लिखा जाता है। इसकी जगह यहाँ पे कोई अगर दूसरी अभिक्रिया हो और वहां वो एंजाइम्स किसी उत्प्रेरक के द्वारा हो रही है तो यहाँ पे उस उत्प्रेरक का नाम या उत्प्रेरक लिखा जाएगा। तो इस प्रकार से यह एक रासायनिक समीकरण लिखने और संतुलित करने का तरीका है। बीच में एक क्वेश्चन आया, देखते हैं। वायु में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों किया जाता है? ठीक है, मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके एक वो अपने ऊपर एक सुरक्षा परत बना लेता है, ठीक है। और उसको जब हम रेजमाल से साफ करते हैं तो वो परत खत्म हो जाती है, जिससे कि क्या होता है, मैग्नीशियम पूर्ण तरह से जले और हमें सही उत्पाद प्राप्त हो, इसलिए उसे साफ कर दिया जाता है। अब दिया है कि रासायनिक अभिक्रियाओं के लिए संतुलित समीकरण लिखिए। चलिए एक का देखते हैं हम। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन का यहीं पे लिखते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन हाइड्रोक्लोराइड। अब हमें ये पता है कि हाइड्रोजन और क्लोरीन, हाइड्रोजन कैसे फॉर्म में होता है? H2 फॉर्म में होता है, ठीक है। क्लोरीन भी। तो अब ये हमारा एरो है। एरो के इस साइड हाइड्रोजन कितने हैं? 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं? 2 है। और यहाँ पे HCl के में कितने हैं? अभी 1 है। तो सिंपली क्या किया जाएगा, इसके आगे 2 लगा दिया जाएगा, 2HCl। तो यह समीकरण हाइड्रोजन क्लोरीन की यह समीकरण कैसी है? अब संतुलित हो गई है। एक और देखते हैं हम, सोडियम और जल वाला, ठीक है। यहीं पे लिखेंगे हम ताकि जल्दी हमारा काम हो थोड़ा, हमें शब्द समीकरण लिखने की जरूरत ना पड़े। सोडियम और जल वाला देखेंगे। सोडियम प्लस H2O अभिक्रिया होके क्या बना? ये सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोजन तो अब हमको पता है कि यह किस फॉर्म में होगी? H2 के फॉर्म में होगी। अब इसको हम संतुलित करते हैं, ठीक है। क्या क्या है यहाँ पे? सोडियम तत्व, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग अलग ले लेते हैं। इधर सोडियम कितना है? 1 है। इधर भी सोडियम 1 है। चलो ये तो दोनों बराबर है। हाइड्रोजन इधर कितने हैं? 2 है। इधर तो 3 हो रहे हैं। इधर 1 है और इधर कितने हैं हाइड्रोजन? 3 है, ठीक है। ऑक्सीजन इधर 1 है और इधर भी 1 है। तो ऑक्सीजन तो भी बराबर बराबर है, सिर्फ क्या है, हाइड्रोजन बैलेंस्ड नहीं है। तो अब इधर हम
हाइड्रोजन को 2 कर देंगे, 2H2O। तो ये हो जाएगा, क्योंकि अब हमको क्या करना है, हाइड्रोजन के नंबर बढ़ाने जो कि इस साइड नंबर कम है। तो ये क्या हो जाएगा, अब हाइड्रोजन के नंबर हमने इधर बढ़ाए तो अब हमें यहाँ पे करना पड़ेगा 2NaOH। H अब यहाँ पे बड़े हैं, ठीक है। लेकिन साथ में क्या हो गया, सोडियम भी बढ़ गया है और अब ऑक्सीजन भी बढ़ गया है। सोडियम इधर अब कितना हो गया है, 2 हो गया है, इधर अभी कितना ही है, 1 है, तो अब हम इधर भी 2 सोडियम करेंगे। तो अब हमारी समीकरण क्या हो गई है यहाँ पे, अब वो दोनों तरफ से बैलेंस हो गई है, 2Na2H2O प्लस 2NaOH प्लस H2। आगे देखेंगे, रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार दिए हुए हैं। क्या दिया हुआ है नेक्स्ट, रासायनिक क्रिया के समय किसी एक तत्व का परमाणु दूसरे तत्व के परमाणु में नहीं बदलता है, न तो कोई परमाणु मिश्रण से बाहर जाता है और ना ही कोई परमाणु बाहर से मिश्रण के अंदर आता है। वास्तव में किसी रासायनिक अभिक्रिया में परमाणुओं के आपसी बंधों के बंधने और टूटने के कारण ही पदार्थों का निर्माण होता है, ठीक है। परमाणुओं के बीच के विभिन्न प्रकार के बल के आबंध के बारे में आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे। परमाणुओं के बीच में ये एक परमाणु, इन दोनों के बीच में एक बंध कार्य करेगा और नए उत्पाद को निर्माण करेगा। जैसे कि हम यहाँ पे देख रहे हैं, क्या है यहाँ पे, आबंधों के टूटने एवं जुड़ने से नए पदार्थ का निर्माण हो रहा है, नए यौगिक का निर्माण हो रहा है। जैसे कि जैसे कि हमने यहाँ पे देखा था, ये सोडियम और जल वाले में देखा था, ठीक है। क्या देखा था सोडियम और जल वाले में हमने, कि डायरेक्ट मैं स्टेबल समीकरण ही लिख रही हूँ, संतुलित समीकरण ही लिख रही हूँ, 2Na2H2O 2NaCl NaCl नहीं, 2NaOH प्लस H2, ठीक है। तो अब क्या देखा हमने रासायनिक अभिक्रिया के प्रकारों में, सबसे पहले कि आबंधों के बंधने और टूटने से नए पदार्थ या उत्पाद बनते हैं। तो देखिए यहाँ पे जल था, अब यहाँ पे हमें कहीं जल दिख रहा है क्या, नहीं दिख रहा। मतलब जल के अणु आपस में टूटे, सोडियम के साथ नया बंध बनाया और हमें ये नए उत्पाद प्राप्त हुए। आगे के ये अलग अलग प्रकार के बहुत सारे बंध रहते हैं, आगे की कक्षा में दिया हुआ है, उसे तब देखेंगे हम। जल के साथ यहाँ पे कैल्शियम ऑक्साइड की अभिक्रिया बताई गई है नेक्स्ट प्रैक्टिकल में, जो हमारा है 1.3 क्रियाकलाप है। इसमें क्या करा है कि कैल्शियम ऑक्साइड लिया हुआ है और फिर उसमें क्या डाल दिया है, जल डाला गया है बीकर के अंदर। तो क्या बनता है, बुझा हुआ चूने का निर्माण हो रहा है, बुझे हुए चूने का निर्माण हो रहा है। कैल्शियम ऑक्साइड लेंगे, फिर उसमें जल डालेंगे। अब बीकर को स्पर्श कीजिए तो हमें क्या पता चल लगता है, हाँ बीकर थोड़ा अब हमें यहाँ पे गर्म भी लग रहा है, ताप यहाँ पे हमें फील होगा। कैल्शियम ऑक्साइड जो जल के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करके क्या बनाता है, वो बनाएगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा। कैल्शियम ऑक्साइड ने जल के साथ क्रिया करी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाया, और ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, बुझा हुआ चूना। दिवाली के समय हमारे घरों में हम चूने की पुताई करते हैं। चूने का पुताई जो होता है वह इसी प्रोसेस पे क्या कार्य करता है। हम क्या लेते हैं, उसमें कैल्शियम ऑक्साइड को जल में गला के, देखते हैं ना चूरने को थोड़ी देर पहले थोड़े टाइम के लिए गला के छोड़ दिया जाता है और फिर दीवारों पे उसके घोल को से कलर किया जाता है। कलर करने के भी एक दिन बाद उसमें उसके कलर में चेंज आता है या दीवार पे हमें चमक दिखाई देती है और सफेद चमक दिखाई देती है। तो उस समय
ये अभिक्रिया ही वहां पे होती है। जल के साथ कैल्शियम ऑक्साइड को मिलाने पे जो प्राप्त होता है उसे भूजा चूना या कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बोलते हैं, जिससे हम पुताई करते हैं। ये आजकल जो डिस्टेम्पर, ये सांस लेने वाले डिस्टेम्पर, रूम को साफ करने वाले डिस्टेम्पर और सारे पेंट्स आ गए हैं, ये बहुत डेंजरस होते हैं क्योंकि ये विभिन्न प्रकार के रसायनों से बने होते हैं जो कि हमारे हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। बेसिकली वह प्रदूषण का ही काम कर रहे हैं वो भी। इसलिए सबसे बेस्ट तरीका जो पहले से चला आ रहा था, चूने का प्रयोग करना, चूने से पुताई करना, और एक लाल मिट्टी भी होती है जिसे गेरू बोला जाता है, उसका भी प्रयोग कर सकते हैं। गर्म क्यों लग रहा है अब हमें यहाँ पे? क्योंकि इस प्रक्रिया में क्या हो रहा है, ऊष्मा उत्पन्न हो रही है। कैल्शियम ऑक्साइड और जल के साथ क्रिया, ये क्या है, ये है अभिकारक। और क्या बना है, बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये उत्पाद बना है। और साथ में क्या है, ये ऊष्मा। तो इस अभिक्रिया में क्या हो रहा है, एकल उत्पाद ही तैयार हुआ है, एकल उत्पाद ही हमें मिला है जो कि है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ऐसी अभिक्रियाओं में जहां पे केवल हमें एकल उत्पाद ही प्राप्त होता है उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें संयोजन अभिक्रियाएं कहते हैं। जिसमें उत्पाद हमें एक ही प्रकार का प्राप्त हो उसे क्या बोला जाता है, संयोजन अभिक्रिया। क्या पढ़ना शुरू किया था हमने, अभिक्रियाओं के प्रकार। तो सबसे पहला कौन सा निकल के आया हमारे पास यहाँ पे, संयोजन अभिक्रिया, जिसमें उत्पाद हमें एकल ही प्राप्त होगा। जैसे कि हमें यहाँ पे बुझा हुआ चूना कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्राप्त हुआ है, तो इस अभिक्रिया को बोला जाएगा संयोजन अभिक्रिया। ये देखिए जो बात अभी हमने करी दीवारों की सफेदी वाली, वो यहाँ पर भी एक फैक्ट के रूप में दी हुई है कि अभिक्रिया से निर्मित भुजे हुए चूने के विलयन का उपयोग दीवारों की सफेदी करने के लिए किया जाता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या करते हैं, जब अब पेंट हमने कर दिया है दीवारों पे तो क्या यूज किया है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड किया हुआ है। वो जो बुझा हुआ चूने का पानी है, बुझा हुआ चूना है, वह क्या है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। उससे पुताई कर दी जाती, लेकिन हमने नोटिस किया होगा कि सेम डे उतना नहीं चमकता जितना अगले दिन उसके कलर में और वाइटनेस और चमक आ जाती है। क्योंकि क्या होता है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड वायु में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड के साथ धीमी अभिक्रिया करता है और दीवारों पे क्या बना लेता है, कैल्शियम कार्बोनेट की एक परत बना देता है, पतली परत, जो कि धीरे धीरे एक दो दिन में बनती है। इसीलिए एक दो दिन के बाद हमें दीवारों पर चमक दिखती है। क्या बना लेती है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। ये कार्बोनेट नहीं है, ये पूरा यही कैल्शियम कार्बोनेट है। ये ब्रैकेट यहाँ पे गलत दे दिया है, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेती है। और जो संगमरमर की बात हम करते, संगमरमर पत्थर होता है एक सफेद कलर का, उसका फॉर्मूला भी यही होता है, वह भी कैल्शियम कार्बोनेट ही होता है। उसकी भी एक रासायनिक समीकरण दे दी, किसकी, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ने जब कार्बन डाइऑक्साइड से क्रिया करके कैल्शियम कार्बोनेट बनाया है, उसकी भी एक यहाँ पे प्रक्रिया वो दे दी है, अभिक्रिया समीकरण, कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो गया ये तो हमारा, ये CO2 हो गई, क्या बन गया है, ये कैल्शियम कार्बोनेट, और साथ में क्या बना है, ये बना है जल। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड कैसा, एक्वस घोल है, CO2 गैस है, और ये जो परत एक वहां पे बन गई है किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में है। संयोजन अभिक्रिया के कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं, जैसे कि कार्बन और ऑक्सीजन का मिलके CO2 गैस बनाना। यहाँ पे भी हमें एक उत्पाद प्राप्त हुआ है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यह भी हुई संयोजन अभिक्रिया हुई।
इसी प्रकार से H2O का निर्माण भी हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्वारा। तो अब हम कह सकते हैं कि जब यह दो या दो से अधिक पदार्थ, वो तत्व भी हो सकते हैं और यौगिक भी हो सकते हैं, संयोग करके एकल उत्पाद का निर्माण करते हैं, ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? संयोजन अभिक्रियाएं बोला जाता है। हमने कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनने वाली प्रक्रिया में क्या देखा था कि हमने जब बीकर को हाथ लगाया था तो बीकर हमें गर्म लगा था, मतलब अधिक मात्रा में उसमें ऊष्मा उत्पन्न हुई है। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रियाओं को क्या बोला जाता है? ऊष्माक्षेपी रासायनिक अभिक्रियाएं। ऊष्माक्षेपी के एक और उदाहरण हम यहाँ पे देखते हैं, जैसे कि प्राकृतिक गैस का दहन। CH4 का दहन कराया जा रहा है, मतलब O2 के साथ उसकी क्रिया हो रही है, तो बनेगा CO2 गैस और जल, और साथ में क्या बनी है? ऊर्जा बनी है। इसी प्रकार से श्वसन भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होती है, क्योंकि उसके अंदर, श्वसन के अंदर भी पाचन के दौरान हम ग्लूकोज को अपघटित करके ऊर्जा प्राप्त करते हैं। श्वसन के अंदर जो भोजन हमने ग्रहण किया, जो फिर टूट के ग्लूकोज फॉर्म में आया, और वह भी ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके और छोटे फॉर्म में टूटा और ऊर्जा उत्पन्न हुई। वर्तमान विज्ञान में बस हमें यहाँ ऊर्जा तक का कंसेप्ट दिया गया है कि हमें ऊर्जा प्राप्त हुई, जिससे हम कार्य कर पा रहे हैं, हमारी बॉडी एक्टिव है। लेकिन वैदिक विज्ञान और हमारे वैदिक ग्रंथों में ऊर्जा का भी इस ऊर्जा को भी आगे, इसको भी और छोटे फॉर्म में बताया गया है, क्योंकि वर्तमान विज्ञान बस ऊर्जा यहीं तक का जानता है, इसके आगे का और छोटा डिवीजन जो है वह नहीं जानता है। इसलिए हमारी विज्ञान की बुक में वो कंसेप्ट नहीं मिलता है, लेकिन वैदिक ग्रंथों में इसे आगे तक और छोटे फॉर्म में तोड़ा गया है, क्योंकि हमें ये पता है कि वह ऊर्जा अगर टूट रही है तो वापस प्रकृति खत्म तो होगी नहीं, प्रकृति में जाएगी, वापस प्रकृति में जाना चाहिए, क्योंकि ये साइकिल चलता रहता है, ईश्वर ने इसको इसी प्रकार से बनाया है। तो यह और छोटे फॉर्म में टूटेगी, जैसे छंद रश्मियों में, फिर रश्मियों में टूटेगी, इस प्रकार से ये महत तक टूटती है और वापस से प्रकृति में रिलीज कर दी जाती है, जो कि मिल के फिर से नए तत्व या ऊर्जा का निर्माण करते हैं। जब हम भोजन वाला चैप्टर देखेंगे ना, तो अब इसको और अच्छे से जो ऊर्जा को वैदिक ग्रंथों के द्वारा और छोटे फॉर्म में बताया, टूटते हुए बताया है, वहां हम इसका डिस्कस अच्छे से करेंगे। और जैसे शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट बनना भी एक ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। क्रियाकलाप 1.1 में दी गई अभिक्रिया के प्रकार को पहचानिए जिसमें एकल उत्पाद के निर्माण के साथ ऊष्मा उत्पन्न होती है। जो हमने 1.1 क्रियाकलाप किया था, मैग्नीशियम की पट्टी को जलाया था, तो वहां पे हमें मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त हुआ था और ऊष्मा उसमें निक्षेप हुई थी। नेक्स्ट दिया हुआ है वियोजन अभिक्रिया या अपघटन अभिक्रिया। अभी हमने कौन सी देखी थी? संयोजन, जिसमें हमें उत्पाद के रूप में एक नया प्रोडक्ट प्राप्त हो रहा था, अभिकारकों से मिलकर एक नया उत्पाद प्राप्त हो रहा था, तो वह संयोजन अभिक्रिया थी। अब नेक्स्ट दिया हुआ है हमें यहाँ पे वियोजन अभिक्रिया। सबसे पहले यहाँ पे एक क्रियाकलाप दिया हुआ है जिसमें एक शुष्क क्वथन नली में, ये क्वथन नली है, इसके अंदर फेरस सल्फेट क्रिस्टल लिए गए हैं। क्या लिए हुए हैं? फेरस सल्फेट के क्रिस्टल लिए हुए हैं। फेरस सल्फेट के क्रिस्टल के रंग पर ध्यान दीजिए। क्वथन नली को अब क्या, इस बर्नर, ये बर्नर है हमें पता है, इसके ऊपर, इसकी फ्लेम के ऊपर रख देते हैं और इसे, ये जो क्वथन नली है, इसे गर्म करते हैं। थोड़ी देर बाद हम इसे गर्म करते हुए क्या देखेंगे कि क्वथन नली
कि जो मुंह उसका ओपन है, यहाँ से कुछ गैस बाहर निकल रही है। ये गैस की हमें एक स्मेल आएगी। प्रिकॉशनरी के लिए ये वाली गैस निकलने वाली डायरेक्ट हमें हमारे कांटेक्ट में नहीं आना चाहिए। ये हमारे साथ जो कोई और प्रैक्टिकल कर रहा है उसके कांटेक्ट में भी नहीं आना चाहिए। गैस जा रही है तो ऐसे ऐसे करके हल्का सा उसको स्मेल करके देखिए, अगर गैस का टेस्ट कर रहे हैं तो। आप क्या लिया था हमने? फेरस सल्फेट, ठीक है। तो फेरस सल्फेट क्रिस्टल के हरे रंग में परिवर्तन हो जाता है। सल्फर के दहन से उत्पन्न एक जो गैस निकल रही है वह भी कैसी होती है, उसमें से भी क्या आती है? एक गंध आ रही है। क्या है हमारे पास? फेरस सल्फेट। FeSO4 इज फेरस सल्फेट। ये यहाँ पे दिखाया गया है, जैसे कि हमने किसी भी रासायनिक अभिक्रिया या उस अभिक्रिया का जो समीकरण है उसके हमने डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पहले ही स्टडी कर रखे हैं कि इसमें कौन सी चीज या कौन सा सिंबल किस लिए प्रयुक्त होता है। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। फेरस सल्फेट है जिसमें यह सॉलिड फॉर्म में है और ये दो इस रासायनिक समीकरण को संतुलित करने के लिए लिखा गया है। अब फेरस सल्फेट को हमने क्या किया था, देखा प्रैक्टिकल में, हमने ऊपर गर्म किया हमने उसे, तो ये कन्वर्ट हो गया फेरिक ऑक्साइड और सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राई ऑक्साइड में। ये दोनों क्या है? ये दोनों गैस है। और ये जो फेरिक ऑक्साइड बना है ये क्या बना है? ये सॉलिड फॉर्म में बना है। तो अब यहाँ पे क्या हुआ है? बेसिकली सबसे फर्स्ट हमें सबसे इसमें क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं हम, कि यहाँ पे एक अभिकर्मक ही है जो कि टूट कर एक से ज्यादा उत्पादकों में कन्वर्ट हुआ है। ठीक है, एक अभिकर्मक से एक से ज्यादा उत्पाद बने हैं, इसे क्या बोला जाएगा? वियोजन अभिक्रिया। मतलब कि वो टूट गया। सिंपल है। वियोजन संयोजन में वहां पे दोनों अभिकारक मिलके एक नया उत्पाद बना रहे थे। वियोजन में एक अभिकर्मक टूट के छोटे छोटे एक दो या तीन उत्पाद बनाते हैं, तो इसे एक वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। इसी प्रकार से ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में वियोजन होना एक प्रमुख वियोजन अभिक्रिया है। वियोजन अभिक्रिया का एक और उदाहरण क्या होगा कि जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को कैल्शियम ऑक्साइड तथा कार्बन डाइऑक्साइड में तोड़ते हैं तो वह भी क्या होता है? वियोजन की अभिक्रिया होती है। जैसे कि यहाँ उसका रासायनिक समीकरण हमें दिया हुआ है। कैल्शियम कार्बोनेट जो कि चूने का पत्थर होता है, इसे गर्म कर रहे हैं तो क्या हो रहा है? हमें मिल रहा है कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड। ऊष्मा देने पर कैल्शियम कार्बोनेट का कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस में वियोजन होना, जिसका उपयोग विभिन्न उद्योगों में होता है। कैल्शियम ऑक्साइड को चूना या बिना बुझा हुआ चूना कहते हैं। ये यहाँ पे बुझा हुआ लिख दिया है जो कि गलत है। बिना बुझा हुआ चूना आएगा यहाँ पे। यह इसके अनेक उपयोगों में से एक उपयोग सीमेंट के निर्माण में भी होता है। ऊष्मा के द्वारा की गई वियोजन अभिक्रिया को ऊष्मीय वियोजन कहते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्या प्रयोग में आ रही है? ऊष्मा प्रयोग में आ रही है यह वियोजन के लिए। यह यहाँ पर समीकरण में अभिक्रिया में उत्पाद प्राप्त करने के लिए हमें ऊष्मा का प्रयोग करना पड़ रहा है, इसलिए किस प्रकार हो गई? यह ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया हो गई। ये यहाँ पे भी अच्छे भले कैल्शियम कार्बोनेट कैल्शियम ऑक्साइड जो हमारे पास था उसको क्या प्रयोग कर लिया? वर्तमान विज्ञान ने अपने विवेक या बोला या किसी प्रकार के सिद्धांत से यहाँ पे उसका प्रयोग सीमेंट निर्माण में करने लग गए, जो कि हमारे वातावरण के प्रदूषण का मुख्य कारक बनता जा रहा है। थोड़े वर्षों के बाद यह अपशिष्ट के रूप में
हमारी पृथ्वी पे प्रेजेंट रहेगा। जिसको अब कैसे डिस्पोज करना है उसका हमारे पास अभी तक तो कोई भी वर्तमान विज्ञान ने सजेशन हमें तो नहीं दिया हुआ है। तो हम वापस लौटते हैं टॉपिक पे। सीमेंट सीमेंट वर्ड आ गया था इसलिए वो डिस्कस करने लग गए थे हम कि चूना पत्थर, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बन गई है जो कि वियोजन की अभिक्रिया है और इसमें ऊष्मा का प्रयोग हुआ है। ऊष्मीय वियोजन का एक और उदाहरण दिया हुआ है यहाँ पे, लेड नाइट्रेट का तापन। लेड नाइट्रेट को गर्म किया गया है। ये क्वथनांग नली है, क्वथन नली है, इसमें लेड नाइट्रेट लिया गया है और बर्नर पे इसे गर्म किया जा रहा है। तो हम क्या देखते हैं कि भूरे रंग का धुआं निकल रहा है। हमको धुआं दिख रहा है, कैसे रंग का दिख रहा है ये धुआं? हमें भूरे रंग का धुआं उत्सर्जित होता है। यह नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का धुआं है। ये जो हमने टेस्ट ट्यूब में लेड नाइट्रेट लिया और फिर उसे गर्म किया, ये प्रक्रिया समीकरण में देखेंगे हम। यह लेड नाइट्रेट है जो कि लेड नाइट्रेट किस फॉर्म में दिख रहा है? एस फॉर सॉलिड, मतलब कि ठोस फॉर्म में दिख रहा है। लेड नाइट्रेट गर्म किया तो क्या क्या बना? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, ये लेड ऑक्साइड और क्या बना है साथ में? ऑक्सीजन का निर्माण हुआ है। तो ये जो धुआं निकलते हुए हमें दिख रहा है इस टेस्ट ट्यूब में से, तो वो किस चीज का है? वो है नाइट्रोजन ऑक्साइड का। अगेन यहाँ पे क्या हुआ है कि हमारे पास एक अभिकर्मक था जो कि लेड नाइट्रेट था, जो अब छोटे एक से ज्यादा उत्पाद में टूट गया है। कौन कौन से? लेड ऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन। तो यह वियोजन अभिक्रिया है। एक और प्रयोग यहाँ पे दिया हुआ है उसके बाद, जल का वैद्युत अपघटन। इसमें क्या करना है? हमको एक प्लास्टिक का मग ले लेना है, उसमें अपन को 2 छेद करने हैं और वहां पे क्या लगा देनी है? रबर की ये जो डॉट लगा दी है। अब इसमें हमें क्या लगा देना है? 2 इलेक्ट्रोड लगा देना है। ये जो छेद है यहाँ पे हमने कार्बन के 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए हैं और अभी ने हमने एक बैटरी से, ये देखिए यहाँ पे ये बैटरी से इन्हें कनेक्ट कर दिया है। ये बीच में स्विच दिया हुआ है। अब क्या करेंगे? मग ये जो है इसमें इतना जल डालिए कि इसमें इलेक्ट्रोड डूब जाए। ये इलेक्ट्रोड है हमारे, ये पूरी तरह डूब जाए। अब टेस्ट ट्यूब लेंगे, 2 परख नली लेंगे, उसमें जल भरेंगे और उस परख नली को हम ये जो इलेक्ट्रोड है उसमें ऐसा उल्टा इसको कवर कर देंगे और इस जल में क्या डालेंगे? तनु सल्फ्यूरिक एसिड की कुछ बूंदे, H2SO4 की कुछ बूंदे डालेंगे। किस टाइप का H2SO4 चाहिए हमें? तनु H2SO4 की कुछ बूंदे डालेंगे। अब इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके इस उपकरण को थोड़ी देर के लिए छोड़ देते हैं। दोनों इलेक्ट्रोडों पर हम क्या देख रहे हैं? यहाँ पे हमें क्या दिखाई दे रहा है? कुछ बुलबुले हमें यह परख नली में दिखाई दे रहे हैं ऊपर की साइड। दोनों इलेक्ट्रोड पर आप बुलबुले बनते हुए देखेंगे और ये जो बुलबुले किस प्रकार बन रहे हैं? ये इस परख नली में जो जल है उसे विस्थापित कर रहे हैं, जल को विस्थापित कर रहे हैं और बुलबुलों का निर्माण हो रहा है। अब हम इसमें क्या स्टडी कर सकते हैं? एक तो ये देख सकते हैं कि दोनों टेस्ट ट्यूब्स में यहाँ पे कौन सी गैसें आई है। ठीक है, गैस का आयतन कौन सी टेस्ट ट्यूब में ज्यादा है, किस में कम है। और एक, हाँ, मोमबत्ती या माचिस की तीली लाके यहाँ पे गैस पता लगाई जा सकती है हमें कि हम कौन सी गैस है, क्योंकि हमने पहले ही कक्षाओं में ये अध्ययन करा हुआ है दहन में कि हाइड्रोजन के पास अगर जलती हुई मोमबत्ती ले जाएंगे तो क्या होता है, ऑक्सीजन के पास ले जाते तो क्या होता है। आई होप कि सभी को याद होगा, फिर से बता देती हूँ। अगर हाइड्रोजन गैस है और वहां पे हम जलती हुई मोमबत्ती ले जाते हैं तो एक आवाज छोटी सी होती है, उसके साथ जो मोमबत्ती की लो है वह बढ़ती है। और अगर वहां पे ऑक्सीजन गैस प्रेजेंट है तो आवाज नहीं होगी, सिर्फ मोमबत्ती की लो का जो प्रज्वलन है वह थोड़ा बढ़ जाता है, वह और दीप्तमान हो जाता है।
अब हमें ये गैस पता लगानी है तो हम वही करेंगे धीरे से। अब हम इस फरक नली को हटा लेंगे यहाँ से, और इनके पास में हम मोमबत्ती ले जाके पता करेंगे कि किस टेस्ट ट्यूब में कैसी आवाज आ रही है। जिस साइड से हमें आवाज के साथ थोड़ी मोमबत्ती की लो बढ़ती हुई दिखाई दे, वहां पे कौन सी गैस होगी? वहां पे होगी हाइड्रोजन। जैसे कि इसमें यहाँ पे हमें दिख रही है, यहाँ पे कौन सी गैस है? ये हाइड्रोजन गैस है। और दूसरी टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैस है? ऑक्सीजन गैस है। ये वो हम आगे पिछली कक्षाओं में जो हम मोमबत्ती वाला प्रयोग करते आ रहे हैं गैस के साथ, उसके द्वारा हम ये पता लगा लेंगे। तो अब हमें क्या पता चल गया कि दोनों टेस्ट ट्यूब में कौन सी गैसेस है, ये पता चल गया। और ये जो बुलबुले बन रहे हैं ये क्या कर रहे हैं? जल को विस्थापित करते जा रहे हैं। ये हमने देखा था जल का वैद्युत अपघटन। मतलब हमने जल को, ये जो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बनी है, समझे या नहीं आप? ये ऑक्सीजन और जो हाइड्रोजन बनी है ये जल के टूटने से बनी है। ठीक है ना, समझे? अब हम क्योंकि क्या पढ़ रहे थे? वियोजन पढ़ रहे थे। हमने अभी वियोजन हम पढ़ रहे हैं। तो उसके टूटने से बनी है हाइड्रोजन गैस और ये यहाँ पे ऑक्सीजन गैस। क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं पानी को, बात बताई गई कि पानी को ये बुलबुले विस्थापित कर रहे हैं। आगे एक और प्रैक्टिकल दिया हुआ है, उसमें हम देखेंगे कि चाइना डिश में एक जो डिशेस होती है चाइना डिश, इसके अंदर क्या लिया गया है? सिल्वर क्लोराइड लिया हुआ है। और इसको क्या करा है? कुछ टाइम के लिए सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया गया। डिश ली चाइना डिश, उसमें सिल्वर क्लोराइड डाला और सूर्य के प्रकाश में छोड़ दिया। तो हम क्या देखेंगे? थोड़े थोड़े टाइम के बाद एक धूसर रंग का सिल्वर धातु बन जाएगी। मतलब कि अब यहाँ पे ये सिल्वर ग्रे कलर की धातु यहाँ पे अब एक बन गई है, जो कि क्या है? सिल्वर ही है। अभी हमने यहाँ पे क्या रखा था? सिल्वर क्लोराइड रखा था। तो अभी तक हमने जो ऊपर दो प्रयोग देखे जिसमें वियोजन देखा, यहाँ पे विद्युत के द्वारा हमने वियोजन किया और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को अलग 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 किया। अब इस यहाँ पे इस प्रैक्टिकल में हमने लेड नाइट्रेट को गर्म किया, वहां पे ताप दिया और लेड ऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को प्राप्त किया। मतलब लेड नाइट्रेट को इन सब उत्पादों में तोड़ा ताप के द्वारा। ठीक है, दूसरा हमने जल को क्या देखा था? वैद्युत अपघटन के द्वारा। अब यहाँ पे तीसरा क्या बताया जा रहा है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी वियोजन की अभिक्रिया होती है। यहाँ पे ये बताने का अर्थ है कि वियोजन का थर्ड प्रकार किस प्रकार से हो सकता है? सूर्य के प्रकाश के द्वारा भी हो सकता है। क्या लिया हमने यहाँ पे? सिल्वर क्लोराइड लिया। ये क्या है? सिल्वर क्लोराइड है। यहाँ पे एक अभिकर्मक टूट के क्या बन गया? सिल्वर और क्लोरीन बन गया। सूर्य के प्रकाश से सिल्वर हमें यहाँ पे मिल गया और क्लोरीन Cl2 गैस बन के उड़ गई। ठीक है, तो यहाँ पे सूर्य के प्रकाश से भी क्या हो गया? ये वियोजन हो गया, वियोजन अभिक्रिया हो गई। हमारे पास ये वियोजन अभिक्रिया का समीकरण है। नेक्स्ट है, इसी प्रकार से सिल्वर ब्रोमाइड में भी होगा। सूर्य प्रकाश से सिल्वर और ब्रोमीन गैस अलग अलग हो जाएगी। ऊपर दी गई अभिक्रिया का उपयोग श्याम श्वेत फोटोग्राफी में किया जाता है। हमने क्या देखा अभी कि वियोजन अभिक्रिया में अभिकारकों को तोड़ने के लिए ऊष्मा, प्रकाश या विद्युत ऊर्जा की आवश्यकता होती है। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं कहते हैं। मतलब जिसमें ऊर्जा का प्रयोग किया जा रहा है, ऊष्मा का प्रयोग किया जाएगा, उन्हें बोला जाएगा ऊष्मा शोषी अभिक्रियाएं। ये हम संयोजन में भी देख चुके हैं। उसमें कैसी थी? ऊष्मा क्षेपी, जो ऊष्मा उसके अंदर ऊष्मा रिलीज हो रही थी, ऊष्मा का उत्सर्जन किया जा रहा था। किसमें? संयोजन अभिक्रिया में। हम कौन सी पढ़ रहे हैं? ये अभी सारे एग्जाम्पल्स जो देख रहे हैं ये है वियोजन अभिक्रिया। अब नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। अभी तक हमने कौन कौन सी अभिक्रिया देख रहे हैं? हम क्या देख रहे हैं? हमने अभी देखा रासायनिक समीकरण कैसे लिखे जाते हैं, उन्हें संतुलित कैसे करते हैं। अब हम देख रहे हैं रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, जिसमें हमने अभी तक देख लिया है संयोजन और
वियोजन। अब यह है विस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इनके भी नाम से हमें समझ में आ रहा है, संयोजन मतलब कि जुड़ के एक उत्पाद बन रहा है, और वियोजन मतलब कि टूट करके एक उत्पाद बन रहा है। एक नहीं, एक से ज्यादा उत्पाद बनेंगे, क्योंकि टूट रहा है ना ये दो में टूटा है, ये टूटेगा तो एक से ज्यादा उत्पाद बनेंगे। नेक्स्ट है विस्थापन अभिक्रिया। यहाँ पर एक प्रयोग दिया हुआ है जिसमें एक परख नली ली है, धागे की सहायता से दो लोहे की कीलों को उसमें लटकाया गया है, और कौन सा घोल लिया गया है, कॉपर सल्फेट का है। जो ब्लू कलर का हमें विलियन दिख रहा है, यह है कॉपर सल्फेट का विलियन। इसे अब स्टैंड पे हम इस तरह, ये स्टैंड होता है, इसे स्टैंड की सहायता से स्टेडी अरेंज कर देते हैं, मतलब कि वह स्थिर रहे। अब क्या करते हैं, इसे 20 मिनट के लिए डुबोकर छोड़ दिया है। 20 मिनट के पश्चात दोनों किलो को कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाल लेते हैं। परख नली ए तथा बी में कॉपर सल्फेट के विलयन के नीले रंग की तीव्रता की तुलना करते हैं। मतलब एक और परख नली थी ए, जिसके अंदर कुछ नहीं किया, वो ही सिर्फ कॉपर सल्फेट है, और एक के अंदर हमने यह कील डुबा के रखी थी। अब जब कील निकाल ली हमने 20-25 मिनट के बाद, तो दोनों के कॉपर सल्फेट विलयन जो दोनों टेस्ट ट्यूब्स में भरा हुआ है, उसकी कलर का कंपैरिजन करेंगे, और साथ में ही कॉपर सल्फेट के विलयन में डूबी हुई कीलों की रंगों की भी तुलना, जो बाहर दूसरी उसी टाइप की कीलें जो विलयन में नहीं डूबी थी, उनके साथ भी उनको कंपेयर करना है। ये देखिए, ये पिक्चर बताया है कंपैरिजन वाला। ये परख नली और ये परख नली, ए और बी, हमने कील डाली थी बी में, हमको क्या दिख रहा है कि जो बी परख नली में मिश्रण था, सॉल्यूशन था, जो कॉपर सल्फेट का विलयन था, वह अब कैसा हो गया है, उसका कलर हल्का हो गया है। कैसा कलर हो गया है, हल्का हो गया है, और इसका कलर सेम टू सेम था। इसी प्रकार कील का भी कंपैरिजन करेंगे। कॉपर सल्फेट के विलयन से बाहर निकाली गई लोहे की कील इस तरह से दिख रही है हमें, और लोहे की कील किस प्रकार, जो सामान्य कील थी वह इस प्रकार दिख रही है। दोनों में डिफरेंस आ गया है, मतलब कि यहाँ इस कील और यहाँ इस विलियन, कॉपर सल्फेट के विलियन के बीच में कुछ क्रिया हुई है, कुछ अभिक्रिया हुई है दोनों में, जिसके कारण दोनों का ही यहाँ पे कलर हमें चेंज दिख रहा है। लोहे की कील यहाँ पे हमें भूरे रंग की दिखाई दे रही है। जो क्रिया की बात कर रहे हैं हम दोनों के बीच में, वह ये क्रिया है। देखते हैं क्या है रासायनिक समीकरण में। लोहे की कील, आयरन, और ये हमारा कॉपर सल्फेट का घोल। क्या हुआ कॉपर सल्फेट के घोल का कलर, क्योंकि अब वहां पे बन गया है वह आयरन सल्फेट। क्या बन गया है, आयरन सल्फेट बन गया है। इस आयरन ने इस कॉपर को विस्थापित कर दिया। कॉपर निकल गया इधर और ये आयरन आ गया इधर, ठीक है। तो इसीलिए इस प्रकार की अभिक्रियाओं को बोला गया है विस्थापित अभिक्रियाएं, क्योंकि कोई एक तत्व को इसमें विस्थापित कर दिया जाता है दूसरे तत्व के द्वारा। जैसे कि यहाँ पे आयरन के द्वारा कॉपर को विस्थापित कर दिया गया, और क्या बन गया है नया तत्व, आयरन सल्फेट बन गया है। हमको अब क्या उत्पाद प्राप्त हुआ है, आयरन सल्फेट प्लस कॉपर। इस अभिक्रिया में लोहे ने दूसरे तत्व कॉपर को कॉपर सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर दिया है या हटा दिया है, इसीलिए इसे विस्थापित अभिक्रिया बोला जाता है, जो बात अभी हमने करी। नेक्स्ट दिया हुआ है जिंक। जिंक को अगर कॉपर सल्फेट के घोल में जिस प्रकार डाला जाएगा, तो क्या होगा, अब वह भी जिंक सल्फेट हो जाएगा और कॉपर विस्थापित हो जाएगा। इसी प्रकार से लेड, ये लेड है, पीबी लेड, जेड एन जिंक। लेड को अगर कॉपर क्लोराइड, ये है कॉपर क्लोराइड,
के घोल में डाला जाएगा तो अब ये क्या हो जाएगा, लेड क्लोराइड। तो यहाँ पे भी क्या फ्री हो गया, यहाँ पर भी कॉपर को फ्री कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया गया है। जिंक, लेड और आयरन, जिंक सॉरी आयरन, जिंक और लेड, इन तीनों ने ही कॉपर को विस्थापित कर दिया है एक रासायनिक अभिक्रिया में, एक विलयन के अंदर। उसका कारण एक यह भी है कि ये जो जिंक, लेड और आयरन है वो कॉपर के कंपैरिजन में अधिक क्रियाशील है, ये बहुत आसानी से क्रिया कर लेते हैं। इसीलिए इन्होंने इसको इस विलयन के अंदर गए, इन्होंने सल्फेट के साथ क्रिया कर ली, कॉपर को अलग हटा दिया और खुद यहाँ पे स्टेब्लिश्ड होके बना लिया जिंक सल्फेट, लेड क्लोराइड और आयरन सल्फेट। आगे देखेंगे द्विविस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट दिया है द्विविस्थापन अभिक्रिया। जैसे कि इसके भी नाम से हमें क्लियर हो रहा है कि यहाँ पे भी क्या होगा, विस्थापन यहाँ पे भी होगा, लेकिन किस टाइप का विस्थापन हो रहा है, यहाँ पे द्विविस्थापन हो रहा है। द्वि मतलब दो। अब देखते हैं किस प्रकार से द्विविस्थापन हो रहा है। एक परख नली में क्या लिया हमने, सोडियम सल्फेट, ये हमारी परख नली, इसके अंदर क्या है, सोडियम सल्फेट है, और अब इसमें बैरियम क्लोराइड भी हम मिलाएंगे। एक परख नली में, दो अलग अलग परख नलियों में आप एक में बैरियम क्लोराइड ले लीजिए, एक में सोडियम सल्फेट ले लीजिए। दोनों की मात्रा कितनी लेनी है हमें, 3 ml बोला गया है। तो बैरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट को दो टेस्ट ट्यूब में ले लिया, अब दोनों को हमने फिर मिक्स कर दिया। टेस्ट ट्यूब में दोनों को अलग अलग क्यों लिया, क्योंकि हमने उसको मेजर करना था। 3 ml डाला, क्या लिया है हमने, बैरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड। तो हमें श्वेत रंग के एक पदार्थ का निर्माण होता दिखेगा। जैसे ही हम ये डालेंगे तो हमें श्वेत रंग का एक पदार्थ बनता हुआ दिखेगा, जो जल में क्या है, अविलय है। इस अविलय पदार्थ को हम क्या बोलते हैं, अवक्षेप। मतलब यहाँ पे जब हमने सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड को मिक्स किया तो एक सफेद रंग का हमें अवक्षेप प्राप्त हुआ। वही बात यहाँ हमें सभी रासायनिक समीकरण में देखते हैं। यही अभिक्रिया को जो हुई है उसे रासायनिक समीकरण में प्रदर्शित किया गया है। हमने क्या मिक्स किया था, सोडियम सल्फेट और बैरियम क्लोराइड, दोनों ही कैसे हैं, एक्वस नेचर है, मतलब कि जलीय घोल है। इन दोनों को हमने मिक्स किया तो क्या बना, हम क्या बात कर रहे हैं, विस्थापन की कर रहे हैं, लेकिन किस प्रकार का विस्थापन नाम दिया हमने, द्विविस्थापन। तो अब यह सोडियम क्लोराइड के साथ चला जाएगा और बेरियम सल्फेट के साथ चला जाएगा। सोडियम ने किसकी जगह ले ली, बेरियम की, ठीक है, और बेरियम ने किसकी जगह ले ली, सोडियम की। मतलब आपस में इंटर एक्सचेंज हो गया, दो तत्व का आपस में बदलाव हो गया। तो अब ये क्या बन गया, जब सोडियम ने बैरियम को यहां से रिप्लेस किया और क्लोरीन के साथ बॉन्ड बनाया, बंध बनाया, तो ये हो गया सोडियम क्लोराइड। क्या बन गया, ये सोडियम क्लोराइड बन गया। और उसी प्रकार जब सोडियम को बैरियम के द्वारा रिप्लेस कर दिया गया तो यह बन गया बैरियम सल्फेट। क्या बन गया, ये बैरियम सल्फेट। और इसका नेचर कैसा बताया गया है हमें यहाँ पे, बैरियम सल्फेट सॉलिड नेचर होता है, यह ठोस के रूप में होता है। तो अब हमने यहाँ पे क्या देखा, द्विविस्थापन हुआ, सोडियम की जगह बैरियम चला गया और बैरियम की जगह सोडियम आ गया। ठीक है, सिंपल सी बात है। और हमें क्या प्रोडक्ट प्राप्त हुआ, बैरियम सल्फेट, जो पहले सोडियम सल्फेट था अब हो गया बैरियम सल्फेट। और दूसरा प्राप्त हुआ सोडियम क्लोराइड, जो कि पहले था बैरियम क्लोराइड। बैरियम तथा सल्फेट की अभिक्रिया से बैरियम सल्फेट के अवक्षेप का निर्माण होता है। जब ये दोनों मिलते हैं तो इंटर एक्सचेंज इसलिए हो जाता है, जब ये दोनों मिलते हैं बेरियम और सल्फेट, तो इनका एक अभिक्रिया होती है और उसको अवक्षेप बनता है बैरियम सल्फेट।
सोडियम क्लोराइड का निर्माण हो जाता है जो कि विलयन में ही रहता है। सोडियम क्लोराइड कैसा रहे, क्योंकि हमने यहाँ बात करी बेरियम सल्फेट कैसा बना है, ये बना है सॉलिड फॉर्म में बना है, और सोडियम क्लोराइड विलयन में ही रहता है। इस प्रकार की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। इनमें ये अभिकारक है, हमें पता है ये अभिकारक है, और इधर ये उत्पाद है। इनमें अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उन्हें द्विविस्थापन अभिक्रियाएं कहते हैं। नेक्स्ट दिया है उपचयन और अपचयन। यहाँ पे क्या किया है, एक चाइना डिश ली है जिसके अंदर 1 ग्राम क्या डाला गया है, 1 ग्राम कॉपर चूर्ण डाला है। ये क्या है, ये कॉपर चूर्ण है, और फिर इसको बर्नर पे रख के एक ट्राइपॉड स्टैंड पे लगा दिया गया है और फ्लेम ऑन कर दी गई है। मतलब अब इसे यहाँ पे बर्नर की सहायता से गर्म किया जा रहा है। तो गर्म कॉपर चूर्ण की सतह पर कॉपर ऑक्साइड की काली परत चढ़ जाती है। यहाँ पे हम क्या देखेंगे कि इस पे हमें यह एक दिख रही है, एक काली कलर की परत, इस चूर्ण के ऊपर काली कलर की ये परत बन जाती है, जो कि क्या है, ये परत, ये है कॉपर ऑक्साइड है। ठीक है, अब इसको हम समीकरण के रूप में देखते हैं। हमने अभी देख लिया कि क्या किया, पहले हमने कॉपर का चूर्ण लिया, अब उसे स्प्रिट लैम्प से एक चाइना डिश में रख के गर्म कर रहे हैं। तो हमने क्या देखा, उसके ऊपर एक काली कलर की लेयर जम गई है, जो कि क्या है, वह कॉपर ऑक्साइड है। यहाँ लिख के रखते हैं हम, हमें क्या, इसके ऊपर कैसे कलर की परत बनी, कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, वही जो रिएक्शन वहां उस चाइना डिश में हुई है वह यहाँ दी हुई है, कॉपर और ऑक्सीजन टेम्परेचर के साथ बन गया ये कॉपर ऑक्साइड। ये क्या है, कॉपर ऑक्साइड बन गया। अगर मान लीजिए यहाँ पे ये दो ना है, ये दो ना है, तो इसे संतुलित नहीं होगी, क्योंकि O2 2 है, और यहाँ हमको प्रोडक्ट में केवल प्राप्त होगा CuO, जो कि बैलेंस्ड नहीं है, संतुलित नहीं है, इसीलिए इसे हमने यहाँ पे 2 और यहाँ पे 2 कॉपर किया है। तो अब ये बैलेंस्ड भी हो गई है, और हमें क्या प्राप्त हुआ है, कॉपर ऑक्साइड। यदि इस गर्म पदार्थ के ऊपर हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं तो सतह की काली परत भूरे रंग की हो जाएगी। ठीक है, अब क्या किया यहाँ पे, हमें जो काली कॉपर ऑक्साइड की परत मिल गई थी उसके ऊपर अब अगर हम हाइड्रोजन गैस प्रवाहित करेंगे तो जो ब्लैक कलर की लेयर थी वो हमें कैसी मिल जाएगी, भूरे कलर की हो जाएगी। क्योंकि ये जो ऑक्साइड था हमारे पास, ऑक्साइड का जो ऑक्सीजन है वह उस हाइड्रोजन के साथ मिलके क्या बना लेगा, H2O बना लेगा, जल बना लेगा। ठीक है, कॉपर ऑक्साइड, हाइड्रोजन की गैस, तापन, अब यहाँ पे क्या बन गया है, कॉपर अलग हो गया है और H2O अलग हो गया है। अभिक्रिया के समय जब किसी पदार्थ में ऑक्सीजन की वृद्धि होती है, ठीक है, जब यहाँ पे जैसे यहाँ पे इसके साथ में ऑक्सीजन जुड़ गया था, मतलब क्या हुई, ऑक्सीजन की वृद्धि हुई, तो उसे क्या बोला जाता है, उसे बोला जाता है उपचयन। कैसी उपचयन अभिक्रिया होती है, जब अभिक्रिया में किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास होता है, जैसे यहाँ पे था ऑक्सीजन इसके साथ, लेकिन अब ऑक्सीजन हट गया, तो यहाँ पे ऑक्सीजन की क्या हुई है, कमी हुई है या ह्रास हुआ है इस अभिक्रिया में, तो इस अभिक्रिया को क्या बोला जाएगा, अपचयन। ऑक्सीजन की कमी अपचयन, ऑक्सीजन का बढ़ना उपचयन। हम अभी द्विविस्थापन वियोजन के बाद किसकी बात कर रहे हैं, हम कर रहे हैं उपचयन और अपचयन अभिक्रियाओं की, जिसमें हमने क्या देखा कि ऑक्सीजन का बढ़ना किसी अभिक्रिया के अंदर उपचयन होता है और ऑक्सीजन का कम होना अपचयन होता है। अभिक्रिया 1.29 में कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन का ह्रास हो रहा है, इसलिए यह अपचयित हुआ है। हाइड्रोजन में ऑक्सीजन की वृद्धि हो रही है, इसलिए यह उपचयित हुई है। अब इसमें
एक ही रिएक्शन के अंदर, जैसे यहाँ इसकी बात करी जाए, इसी के अंदर हमें अपचयन और उपचयन दोनों बताना है। तो क्योंकि इस अभिक्रिया में जो हमने अभी आगे देखी, इसमें क्या हुआ है, यहां से ऑक्सीजन कम हो गया है, तो ये कैसी अभिक्रिया है, अपचयन। लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है यहाँ पे, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यह अभिक्रिया हुई उपचयन की। इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। कुछ और उदाहरण दिए हुए हैं रेडॉक्स अभिक्रियाओं के, जैसे कि ये जिंक जिंक ऑक्साइड कार्बन से अभिक्रिया करके जिंक और CO बना रहा, अलग अलग हो गए हैं। इसमें से अब जिंक में से ऑक्सीजन निकल गया है, तो जिंक क्या हो गया है, अब ये वाली अभिक्रिया क्या होगी, ये होगी अपचयित। ठीक है, और कार्बन में ऑक्सीजन ऐड हो गया है, तो यह अभिक्रिया होगी उपचयित। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को, जिसमें अपचयन उपचयन दोनों हमें दिख रहा है, इसे इन्हें रेडॉक्स अभिक्रियाएं भी बोला जाता है। यहाँ पे भी क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ह्रास हुआ है। ऑक्सीजन का ह्रास मतलब कि अपचयन, और HCl में अब ये H2O हो गया है, मतलब इसके अंदर ऑक्सीजन ऐड हो गया है हाइड्रोजन के साथ, तो यह अभिक्रिया होगी उपचयन अभिक्रिया। आगे देखेंगे संक्षारण। हमने देखा है कि लोहे की बनी हुई नई वस्तुएं चमकीली होती है, लेकिन कुछ समय के पश्चात उन पर लालिमा युक्त भूरे रंग की परत चढ़ जाती है। प्रायः इस प्रक्रिया को लोहे पर जंग लगना कहते हैं। कुछ अन्य धातुओं में भी ऐसा ही परिवर्तन होता है। मतलब कि यहाँ पर भी एक रासायनिक अभिक्रिया हुई है, जिसके कारण लोहे का कलर चेंज हो गया है। चांदी तथा तांबे पे भी एक डिफरेंट रंग की परत थोड़े टाइम के बाद चढ़ जाती है। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है, तो यह संक्षारित हो जाती है, और इस प्रक्रिया को संक्षारण बोलते हैं। और यह किसके द्वारा होता है, इसमें रासायनिक अभिक्रिया होगी, इसीलिए यह संक्षारण हो जाता है। चांदी के ऊपर काली परत व तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ना संक्षारण के अन्य उदाहरण। हम देखते हैं हमारे कुछ जो चांदी के ज्वेलरी होती है, जैसे कि पायल होती है, चेन होती है, वो कुछ समय बाद अपने आप काली होने लग जाती है, काली हो जाती है, तो उसका कारण भी संक्षारण होता है। चांदी में चांदी किसी के साथ रिएक्शन करता है, रासायनिक अभिक्रिया करता है, वह अम्ल हो सकता है, या फिर हमारे वातावरण में उपस्थित आर्द्रता हो सकती है। संक्षारण के कार्य के कारण ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। लोहे का संक्षारण एक गंभीर समस्या है। क्षतिग्रस्त लोहे को बदलने में हर वर्ष अधिक पैसा खर्च होता है। तो यह बात अभी हमने जनरली जाना कि संक्षारण क्या होता है। विकृत गंधिता, वसा युक्त अथवा तेली खाद्य सामग्री जब लंबे समय तक रखी जाती है, तब उसके स्वाद में परिवर्तित हो जाता है। जैसे कि मूंगफली का उदाहरण लीजिए, मूंगफली के दाने, अगर हमारे घर पे मूंगफली के दाने बहुत दिन से रखे हुए हैं, भले वो किसी कंटेनर में भी बहुत टाइम तक रखे हुए हैं, तो हम उन्हें थोड़े दिनों के बाद खाएंगे, तो उसके टेस्ट, हम बोलते हैं कि इसका टेस्ट अलग हो गया। साधारण भाषा में क्या बोला जाता है कि तेल चढ़ गया इस पे। तो उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाते हैं तथा उनका स्वाद एवं गंध बदल जाते हैं। प्रायः तेली अथवा वसा युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थ मिलाए जाते हैं। वो जो हमें मूंगफली का खराब टेस्ट आया, वो इसलिए आया कि वो क्या हो गई है, वह उपचयित हो गई है। मतलब कि उसमें उपचयित होना मतलब क्या, ऑक्सीजन बढ़ा है और हाइड्रोजन की कमी हो गई है।
वायुरोधी बर्तनों में खाद्य सामग्री रखने से उपचयन की गति धीमी होती है, बंद नहीं होती है, सिर्फ धीमी हो जाती है। जैसे चिप्स बनाने वाली चिप्स कंपनियां जो होती है वो चिप्स की थैली में से ऑक्सीजन को हटा देती है और उसमें क्या डाल देती है, नाइट्रोजन जैसी कम सक्रिय गैसें डाल देती है, ताकि चिप्स ऑक्सीजन अगर उसके अंदर रहेगी पैकेट के अंदर और फिर उसे पैक कर देंगे तो ऑक्सीजन तो चिप्स के साथ रिएक्शन कर लेगी उसमें प्रेजेंट सॉल्ट से, वसा से, तो वो खराब हो जाएगी चिप्स। इसलिए उसमें क्या डाल देते हैं, नाइट्रोजन। और नाइट्रोजन कैसी गैस होती है, ये बहुत कम क्रियाशील गैस होती है। हमने पिछले कक्षा में देखा था कि नाइट्रोजन के यूज करने के लिए, कि जीव या पादप उसे यूज करे, उसके लिए हम इसे N2 फॉर्म में यूज नहीं कर सकते डायरेक्ट, उसके लिए इसको कन्वर्ट किया जाता है, जिसके लिए बहुत सारी प्रोसेस की बात करी थी हमने, नाइट्रीकरण, अमोनीकरण, ऐसा सब होके फिर वह नाइट्रोजन का जो डिफरेंट रूप होता है वह पौधों के द्वारा भी यूज किया जाता है। नाइट्रोजन जैसी कम चिप्स डाल दी, गैस डाल दी, कम सक्रिय गैस, ताकि चिप्स का उपचयन न हो सके। जब लोहे की कील को, एक प्रश्न देखते हैं यहाँ पे अपन, जब लोहे की कील को कॉपर सल्फेट के विलयन में डुबोया जाता है तो विलयन का रंग क्यों बदल जाता है। ये प्रयोग हमने अभी देखा था, हमने कॉपर सल्फेट ब्लू कलर के घोल में विलयन के अंदर लोहे की कील डुबा के रखी थी। पूछा जा रहा है कि विलयन का रंग क्यों बदल जाता है, क्योंकि हम ये जानते हैं कि आयरन कॉपर के कंपैरिजन में ज्यादा क्रियाशील होता है, इसलिए वह वहां पे विस्थापन अभिक्रिया होती है और वहां से कॉपर को हटा के उसकी जगह कौन ले लेता है, आयरन ले लेता है। इसीलिए, और कॉपर सल्फेट, उस विलयन में कॉपर की प्रेजेंट के कारण ही वह रंग कैसा रहता है, नीले रंग का रहता है। अब कॉपर को इस क्या कर दिया गया है, विस्थापित कर दिया, हटा दिया गया, आयरन ने उसकी जगह ले ली, तो इसीलिए वीर्यन का रंग भी क्या हो गया है, अब चेंज हो गया है। एक अभिक्रिया देखते हैं यहाँ पे, जिसमें हम उपचयित और अपचयित पदार्थों की पहचान करते हैं। ये अभिक्रिया ली हमने पहली, सोडियम सॉलिड फॉर्म में ऑक्सीजन गैस के साथ रिएक्शन कर रहा है, तो ये इसमें ऑक्सीजन ऐड हो जा रही है, तो यहाँ ये ऑक्सीजन इसमें, इस पूरे प्रोडक्ट में जो उत्पाद हमें प्राप्त हुआ है इसमें ऑक्सीजन बढ़ गई है, तो यह किस प्रकार की अभिक्रिया हुई, यह हुई उपचयित अभिक्रिया, और सोडियम उपचयित हो गया है। ठीक है, अब कॉपर ऑक्साइड में जब हाइड्रोजन गैस डाली जाएगी तो क्या होगा, कॉपर अलग हो जाएगा और ऑक्सीजन जो होगी वो किसके पास साथ चली जाएगी, वह हाइड्रोजन के साथ चली जाएगी, और अलग से क्या बच गया है यहाँ पे, कॉपर बच गया है। तो कॉपर ऑक्साइड जो सिर्फ अब कॉपर बच गया है, तो यह अपचयन हुआ, कॉपर अपचयित हुआ, और हाइड्रोजन जो अब H2O बन गया है, इसमें ऑक्सीजन की वृद्धि हुई है, तो यह क्या हो गया है, उपचयन अभिक्रिया, और हाइड्रोजन क्या हो गया है, हाइड्रोजन हो गया है उपचयित। रिवीजन दिया हुआ है, क्विक पॉइंट्स देखते हैं। एक पूर्ण रासायनिक समीकरण अभिकारक उत्पादन और उत्पाद प्रतीकात्मक रूप से उनकी भौतिक अवस्था को प्रदर्शित करता है। रासायनिक समीकरण को संतुलित किया जा सकता है, हमने देखा यह समीकरण में जो एरो बना होता है उसके इस साइड और इस साइड, मतलब कि राइट हैंड साइड और ये लेफ्ट हैंड साइड, दाएं और बाएं दोनों ही साइड जो तत्वों के परमाणु हैं उनकी संख्या समान होना चाहिए। मतलब अगर इस साइड हाइड्रोजन 2 है तो इस साइड भी हाइड्रोजन 2 ही रहना चाहिए। अगर यहाँ पे उत्पाद में अगर हाइड्रोजन 4 है
तो अब इस अभिक्रिया को हमको संतुलित करने की जरूरत है। हम इस साइड हाइड्रोजन में 2 लगाएंगे, तब ये 2 गुणित 2 4 हो जाएगा, उसके बराबर हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नया पदार्थ बनाते हैं। वियोजन अभिक्रिया में एकल पदार्थ वियोजित होकर एक से अधिक उत्पाद बनाएंगे। हम बात ये कर चुके हैं, संयोजन वियोजन नाम से हमें पता चल रहा है। हाँ, ये इंपॉर्टेंट है कि जिन अभिक्रियाओं में उत्पाद के साथ ऊष्मा का भी उत्सर्जन होता है तो उन्हें क्या बोला जाता है, ऊष्माक्षेपी अभिक्रियाएं। ठीक है, यहाँ पे क्या आएगा, ऊष्माक्षेपी। और जो अभिक्रिया होने के लिए ऊष्मा का प्रयोग करते हैं वह ऊष्माशोषी अभिक्रियाएं होती है। जब कोई एक तत्व दूसरे तत्व को उसके यौगिक से विस्थापित कर देता है तो विस्थापन अभिक्रिया होती है। अवक्षेपण अभिक्रिया में से अविलय लवण प्राप्त होता है। जैसे हमने देखा था व्हाइट कलर का पदार्थ बना था और विलयन अलग रह गया था विस्थापन में, तो वह अवक्षेपण था। अभिक्रिया में पदार्थों से ऑक्सीजन या हाइड्रोजन का योग अथवा ह्रास भी होता है और इसे ही अपचयन और उपचयन बोला जाता है। ऑक्सीजन का जुड़ना उपचयन, वहां पे क्या होगा, जब उपचयन हो रहा है तो वहां पे साथ ही साथ हाइड्रोजन क्या होगी, उसका ह्रास होगा। और जब ऑक्सीजन कम हो रहा है तो यह क्या होगा, अपचयित होगा। यहाँ क्या हो रहा है, अपचयन होगा। और हाइड्रोजन में क्या होगी, हाइड्रोजन में वृद्धि होगी, हाइड्रोजन बढ़ेगा। क्वेश्चन दिया है, देखते हैं हम यहाँ पे कि नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन असत्य कथन पूछा गया है। ठीक है, क्या है, PbOSO कार्बन के साथ रिएक्शन करके यहाँ पे क्या हो रहा है कि ये जो लेड है ये तो फ्री हो गया है, लेकिन अब ऑक्सीजन ने क्या करा, कार्बन के साथ मिलके CO2 गैस बना ली है। तो अब हमें इसमें से कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, हमें बताना है कि असत्य कौन सा है। सीसा अपचयित हो रहा है क्या, अपचयित मतलब कि क्या होता है, हमने पढ़ा अपचयन का मतलब ऑक्सीजन की कमी होना। तो सीसा अपचयित हो रहा है, हाँ यहाँ सीसा अपचयित हो गया है, ये तो सही है। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है क्या, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो हमें उत्पाद के रूप में मिला है तो वो उपचयित कैसे होगा, ये गलत है। कार्बन उपचयित हो रहा है क्या, कार्बन में उपचयन मतलब कि क्या हो रहा है, ऑक्सीजन का ऐड हो रहा है। हाँ, ये बात सही है कि कार्बन यहाँ पे उपचयित होके कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनी है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है क्या, लेड ऑक्साइड अपचयित हुआ क्या, हाँ यहाँ पे लेड ऑक्साइड जो था उसमें ऑक्सीजन की कमी हुई है, तो ये भी तथ्य सही है। तो इसमें से असत्य क्या गड़बड़ हो गई हमसे, सीसा अपचयित हो रहा है, हो गया। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, वो भी हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है, सही तो है ये पूरा। यहाँ ये प्रश्न दिया हुआ है, इसे देखते हैं हम। असत्य, हमें इसमें से जो पॉइंट असत्य हमें वो बताना है। रिएक्शन हमें ये दी हुई है, पहला क्या दिया हुआ है कि सीसा अपचयित हो रहा है, तो यहाँ पे सीसा नहीं है, ये क्या है, यह है लेड ऑक्साइड। ये पूरा लेड ऑक्साइड यहाँ पे बोला जाएगा, तो पहला गलत है। दूसरा, कार्बन डाइऑक्साइड उपचयित हो रही है, नहीं, कार्बन डाइऑक्साइड तो यहाँ प्रोडक्ट में प्राप्त हो रही है। कार्बन उपचयित हो रहा है, हाँ यहाँ पे कार्बन उपचयित हो रहा है क्योंकि कार्बन में क्या है, यहाँ पे ऐड हो रहा है, O ऐड हो रहा है, तो यह सही है क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन बढ़ रहा है। लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, अब बोल रहे हैं वो कि हाँ लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है,
ये सही है, क्योंकि लेड ऑक्साइड अपचयित हो रहा है, मतलब उसमें ऑक्सीजन की कमी हो रही है और सिर्फ हमें क्या प्राप्त हो रहा है, लेड प्राप्त हो रहा है। मतलब उन्होंने हमसे क्या पूछा है, असत्य कथन कौन से हैं, तो कौन से हैं असत्य, ए और बी। तो इस अध्याय में हमने रासायनिक समीकरण के बारे में जाना, उसको संतुलित कैसे करते हैं, किस प्रकार से लिखा जाता है। समीकरण में अभिकारक होते हैं जो आपस में क्रिया करके क्या बनाते हैं, उत्पाद बनाते हैं। ये जो एरो का निशान है, ये अभिक्रिया जो हो रही है वह किस डायरेक्शन से जाके हमें क्या दे रही है उसको बताता है। इसके ऊपर अन्य जो अनिवार्य कारक है किसी अभिक्रिया के लिए वह आते हैं, जैसे ताप मान लीजिए, या प्रकाश संश्लेषण हो रहा है तो यहाँ पे सूर्य का प्रकाश मान लीजिए, और क्लोरोफिल मांग लीजिए आ जाएगा। कोई और ऐसी अभिक्रिया हो रही है जहां पे एंजाइम है, जहां पे उत्प्रेरक काम कर रहे हैं, तो यहाँ पे उत्प्रेरक आ जाएगा। अब ये रासायनिक अभिक्रिया को, अगर इसमें क्या जरूरी है कि ये जो एरो का निशान है उसमें दोनों ही तरफ जो तत्व हैं उनके परमाणु की संख्या समान होना चाहिए। क्या समान होना चाहिए, परमाणु संख्या समान होना चाहिए, संख्या दोनों साइड, ठीक है, बराबर होनी चाहिए। जैसे यहाँ पे H2 है तो इधर भी H2 ही होना चाहिए। अगर यहाँ पे H4 है तो अब हमें इस समीकरण को संतुलित करने की जरूरत होगी। हम यहाँ पे 2H2 करेंगे तो यह 2 इंटू टू, 2 गुणित 2 4 हो जाएगा। तो अब ये भी H4 है और यहाँ पे भी H4 है, तो यह समीकरण अब संतुलित होगी। तो इस प्रकार से समीकरण को संतुलित किया जाता है। The chapter यहीं फिनिश। थैंक यू।